तो भैया टॉपिक एक इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन नीट में आपको आ जाएगा। सारा फिजिक्स कंजर्वेशन ऑफ लॉज के ऊपर ही घूम रही है। उन लॉज को यूज करते हुए डिफरेंट क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, इसको हम लोग इस वीडियो में, इस लेक्चर में देखेंगे। जैसे एक क्यू चार्ज आपने यहां फिक्स कर दिया और हमने मान लिया चलो ये माइनस का क्यू चार्ज है और ये यहां पर सब रेस्ट पर था, तो भाई इसके अट्रैक्शन के कारण इसकी तरफ खींचेगा और आपको इस तरह के क्वेश्चंस में क्या करेगा, इसकी वेलोसिटी पूछवा देगा, इसका आर इनिशियल या आर फाइनल, इनमें से कुछ भी एक अननोन देकर क्वेश्चन पूछवा लेता है। ये उन बच्चों के लिए है जो अपने एग्जाम में और बहुत बढ़िया स्कोर करना चाहते हैं, बहुत बेहतरीन स्कोर करना चाहते हैं। हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं अतुल शुक्ला आप सभी बच्चों का फिर से पेन किलर की इस सीरीज में स्वागत करता हूं। बच्चों, क्लास 12th के लिए ये तीसरा लेक्चर है। जिन बच्चों ने पहले 2 लेक्चर नहीं देखे हैं वो जाकर YouTube पर देख सकते हैं। साथ ही साथ ये एक फ्री बैच है जो आप PW ऐप पर जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि इस सीरीज में आपको कुछ ऐसे बेहतरीन टॉपिक्स मिलने वाले हैं जो एक तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ कहीं ना कहीं वो थोड़े डिफिकल्ट साइड भी हैं। वहां और अच्छे क्वेश्चंस की और अच्छे अंडरस्टैंडिंग की नीड है। तो हम लोगों ने इसका एक बैच बनाया है जो आप ऐप पर जाकर फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ उस बैच में आपको बाकी भी जितने सारे सब्जेक्ट्स हैं उनके भी लेक्चर्स मिलेंगे और इन लेक्चर्स के जो असाइनमेंट हैं, इन टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चंस भी करने के लिए मिलेंगे। बच्चों, अगर आपको ये लग रहा है कि ये कोई वन शॉट सीरीज है तो मैं पहले ही बता देता हूं कि नहीं, ये कोई वन शॉट सीरीज नहीं है। ये उन बच्चों के लिए है जो अपने एग्जाम में और बहुत बढ़िया स्कोर करना चाहते हैं, बहुत बेहतरीन स्कोर करना चाहते हैं और कहीं ना कहीं कुछ टॉपिक ऐसे रह जाते हैं जिनमें टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग उतनी फाइन होती नहीं है और उन टॉपिक से अगर क्वेश्चन आते हैं और क्वेश्चन भी थोड़े ट्रिकी या डिफिकल्ट हैं तो बच्चे कई बार उसको छोड़ देते हैं। ऐसे क्वेश्चंस आपसे ना छूटे उसके लिए ये पेन किलर सीरीज जो है वो PW लेके आया है। जो बच्चे नहीं जानते, वैसे मुझे लगता नहीं कि कोई बच्चा ऐसा होगा जो PW के बारे में नहीं जानता। PW जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है जो बहुत अफोर्डेबल प्राइस में बहुत बढ़िया क्वालिटी एजुकेशन हिंदुस्तान भर के बच्चों को प्रोवाइड करती है। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं अपने इस 3rd लेक्चर को। क्लास 12th का जो अपना ये लेक्चर है और 2nd चैप्टर का ये टॉपिक है। पूरा चैप्टर नहीं कवर करेंगे, कुछ एक टॉपिक लेंगे। क्या टॉपिक लेने वाले हैं इस लेक्चर में, आइए देखते हैं। तो भैया टॉपिक एक इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन नीट में आपको आ जाएगा और इस लेक्चर में हम लोग कुछ बेसिक बातें भी करेंगे, ठीक, कुछ थ्योरी भी समझेंगे और उसके बाद कुछ बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस भी करेंगे ताकि आपको थ्योरी के साथ, क्योंकि कई बार क्या होता है, देखिए बच्चे क्या बोलते हैं, सर थ्योरी तो पता है लेकिन क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाते हैं। अब क्वेश्चन सॉल्व क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि शायद उस तरह का एक्सपोजर आपको मिला नहीं, या उस तरह का एक्सपोजर चाहिए आपको, या उस तरह के क्वेश्चंस आपने क्या समझे हैं, क्या आपने सॉल्व किए हैं। अगर नहीं किए हैं तो इस सीरीज में आपको मैं उस तरह के क्वेश्चंस कराऊंगा जिनसे हर एक क्वेश्चन से आपकी जो थिंकिंग है वो बिल्ड होगी। ठीक है भाई, क्या क्या टॉपिक कवर करेंगे अपन इसमें? बेसिक में जो बात करेंगे वो वर्क क्या है, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, इसके बारे में जो भी बेसिक फंडे हैं, मेन कोर कॉन्सेप्ट है, उस पर एक छोटा सा अपन ब्रीफ रखेंगे, ठीक, ताकि आपके जब क्वेश्चंस में कराऊं तो आप अच्छे से उसको कनेक्ट कर सको, आपका एक रिवीजन हो सके। ठीक है, पोटेंशियल के बारे में अगर आपने नहीं पढ़ा है तो हम यहां कोई पोटेंशियल फार्मूला डिराइव करने वाले नहीं है। हमें सिर्फ पोटेंशियल के जो फार्मूले पहले से पता है आपको, उनको अप्लाई करके क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं, इस पर ज्यादा जोर रहेगा, इस पर ज्यादा ध्यान रहेगा अपना। सेल्फ एनर्जी अगर आपने इसके बारे में नहीं पढ़ा है, नहीं पता है, तो इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ दे दूंगा। साथ ही साथ जो भी कंजर्वेशन ऑफ लॉ है, देखो भाई सारा फिजिक्स कंजर्वेशन ऑफ लॉज के ऊपर ही घूम रही है, ठीक, उन लॉज को यूज करते हुए डिफरेंट क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, इसको हम लोग इस वीडियो में, इस लेक्चर में देखेंगे। साथ ही साथ जो है अगर मैं बात कर लूं तो कुछ कहीं पर जो है वो इफेक्टिव ग्रेविटी की कॉन्सेप्ट भी है, उनको भी हम लोग
करेंगे। ठीक, चलिए भाई तो शुरू करते हैं। आइए तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कि भाई एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, उसकी अगर बात करें तो देखिए वर्क एनर्जी थ्योरम क्या समझाती है हम लोगों को। भाई वर्क एनर्जी थ्योरम ये कहती है, अगर आप वर्क एनर्जी थ्योरम से देखो तो वर्क एनर्जी थ्योरम हमें ये कहती है कि जो भी जितने भी टाइप के वर्क हो आपके उसमें हो रहे हैं, वो चाहे कंजर्वेटिव फोर्सेस हो, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस हो, कोई एक्सटर्नल फोर्स हो, जितने भी टाइप के, जो भी अलग अलग जितने भी पूरे सिस्टम में आपके जितने भी वर्क मौजूद हैं, वो सारे वर्क का जो टोटल सम बनेगा वो वहां की काइनेटिक एनर्जी में जितना उस पूरे सिस्टम में चेंज आएगा उस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। ये सिंपल डेफिनेशन वर्क एनर्जी थ्योरम की है और इसी से ही बाकी सारी चीजें डिफाइन हुई हैं। पोटेंशियल एनर्जी जो डिफाइन की गई वो किस तरह से डिफाइन की गई? भाई पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस डिफाइन हुआ, और किस तरह से डिफाइन हुआ? वो बोला गया कि कंजर्वेटिव फोर्सेस के जो वर्क है, कंजर्वेटिव फोर्सेस के वर्क का मतलब कौन किस तरह के फोर्स? जैसे ग्रेविटी का फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स में आ जाता है, आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स में आ जाता है। तो ये जो वर्क है ये बराबर है माइनस ऑफ डेल्टा यू के, माइनस ऑफ डेल्टा यू के। डेल्टा यू का मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और डेल्टा यू का मतलब क्या हुआ? डेल्टा यू स्पेसिफिक बात कर ले तो यू फाइनल, जो भी सिस्टम की फाइनल पोटेंशियल एनर्जी है, माइनस यू इनिशियल। तो डेल्टा वर्ड फिजिक्स में आपको कहीं भी यूज हो रहा है, आप सीधे यू फाइनल यू इनिशियल या फाइनल माइनस इनिशियल की ही बात कर रहे होते हैं। तो ये एक डेफिनेशन हो गई, ये एक डेफिनेशन हो गई। और अगर मान लीजिए किसी सिस्टम में हमारे पास कोई नॉन कंजर्वेटिव का वर्क ही नहीं है, उसका वर्क जीरो है, एक्सटर्नल फोर्स कोई अलग से लग नहीं रहा है, उसका वर्क जीरो है, तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव, अगर मैं कहूं कि नॉन कंजर्वेटिव का वर्क जीरो है, ठीक है, आपका एक्सटर्नल फोर्स का वर्क जीरो है, सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क है, तो इस डेफिनेशन से आप क्या लिख सकते हो कि भाई वर्क डन बाय कंजर्वेटिव जो है दैट विल बिकम चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और वर्क डन बाय कंजर्वेटिव जो है वो माइनस डेल्टा यू लिखा जा सकता है। तो माइनस डेल्टा यू बराबर जो है डेल्टा के। अब इस डेफिनेशन को जो है हम यूज करेंगे, या इस फार्मूले को, इस रिजल्ट को हम लोग यूज करेंगे, कहां कहां यूज करेंगे, लेकिन उसके लिए कंडीशन हमेशा ध्यान रखेंगे कि कंडीशन ये होगी कि भैया कोई भी अदर जो फोर्स है उसका वर्क नहीं आना चाहिए। फोर्स आ जाए चलेगा मेरे को, उसका वर्क नहीं आना चाहिए। उसका अगर वर्क नहीं आ रहा है, सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस के ही कारण वर्क हो रहा है, तो भैया माइनस डेल्टा यू बराबर डेल्टा के लगाया जा सकता है। और इसको पढ़ने का एक तरीका और दूसरा क्या है, यहां से अगर देखें तो चाहे ये लगा लो, ठीक। अब किसी ने कहा सर माइनस डेल्टा यू, माइनस ऑफ डेल्टा यू बराबर आपने लिखा डेल्टा के, तो इसका मतलब क्या हुआ भैया? यू माइनस ऑफ यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, ठीक। के फाइनल लिख दिया माइनस के इनिशियल। तो चलो अगर थोड़ा सा हम यहां से देखें तो यहां से ये भी हमें निकल के आ जाता है, इसको इधर लेके आ गए, ठीक है, यू इनिशियल को उधर लेकर चले गए, माइनस साइन अंदर जो है वो हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखेंगे जरा, ये कर देते हैं पहले, यू माइनस यू फाइनल प्लस यू इनिशियल बराबर के फाइनल माइनस के इनिशियल, ठीक। फाइनल फाइनल एक तरफ ले आए, के फाइनल प्लस यू फाइनल बराबर इधर आ गया कितना, तो के, ये चीज इधर आ गई और ये चीज इधर आ गई, तो ये हो गया के इनिशियल प्लस यू इनिशियल, और ये पूरी चीज मैकेनिकल एनर्जी बन गई आपकी, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल मैकेनिकल एनर्जी बन गई। तो कह सकते हैं फाइनल मैकेनिकल एनर्जी बराबर होगी बेटा इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी के। कहने का मतलब ये वाली बात और ये वाली बात सेम ही है, एक ही चीज है। आप क्वेश्चन कैसे देखकर, किस तरह से सोचकर अप्लाई कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करेगा, अदरवाइज बात दोनों एक ही है। इसको देखने का ढंग एक ये भी कहा जा सकता है कि अगर मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व हो गई, कब कंजर्व होगी, उल्टा चलेंगे तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होगी जब सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस का वर्क होगा, इसके अलावा और कोई फोर्स का वर्क ना हो, तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व है। दैट मीन काइनेटिक प्लस पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगी, शुरुआत की और बाद की। और इसको अगर हम ऐसे भी देखें तो हम कह सकते हैं, ये चीज ऐसे भी पढ़ी जा सकती है कि लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, कई बार क्वेश्चन फटक से इस थॉट के साथ में सॉल्व हो जाता है
कि जितना लॉस हुआ पोटेंशियल एनर्जी का, दैट इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी, या फिर गेन इन काइनेटिक एनर्जी बराबर हो जाए, या फिर सॉरी, लॉस इन गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, अगर पोटेंशियल एनर्जी में गेन हो रहा है तो बराबर है लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। और छोटी छोटी बातें जो आप ध्यान रखो कि अगर आप समझ के रखना कि अगर बेटा डेल्टा यू निगेटिव आ रहा है आपका, आपने कोई चीज सॉल्व की और डेल्टा यू निगेटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, डेल्टा यू था आपका यू फाइनल माइनस यू इनिशियल और ये रिजल्ट निगेटिव आ रहा है, तो मतलब फाइनल वैल्यू छोटी रही होगी, इसका मतलब क्या हो रहा होगा, लॉस हो रहा होगा। और अगर डेल्टा यू कैसा आ रहा है, निगेटिव, और अगर डेल्टा यू का रिजल्ट आपका पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब क्या हो रहा होगा, गेन हो रहा होगा। सेम बात आपकी जो है काइनेटिक एनर्जी के लिए भी हो गया, अगर चेंज निगेटिव आ रहा है तो मतलब कॉमन सेंस वाली बात है कि भैया लॉस हो रहा है, और अगर चेंज पॉजिटिव आ रहा है तो मतलब क्या हुआ, गेन हो रहा है, क्योंकि चेंज को हम जब भी फिजिक्स में लिख रहे हैं तो हम फाइनल माइनस इनिशियल कर रहे हैं। आई थिंक ये जो बेसिक बात है वो आपको जो है क्लियर हो गई होगी। और अगर आपको लॉस और गेन का फंडा नहीं भी क्लियर हो रहा है तो आप बिल्कुल परेशान मत होइए, आप बेसिक डेफिनेशन चलिए, बस आप इसको पकड़ के चलिए और यहां इस तरह से चीजें लिखते जाइए, इक्वेशनें अपने आप से आपका रिजल्ट और चीजें सही बनाकर आपको दे देंगी, आपको टेंशन लेना ही नहीं है। जब कुछ समझ में ना आए आप सीधे इक्वेशनों में चीजें डालिए, मगर सही तरीके से। फाइनल इनिशियल पहचानना जरूरी है, वो नहीं पहचान पाए तो गलत हो जाएगा, रिजल्ट अपने आप आपका निकलकर आ जाएगा। ठीक, दूसरी बात, सर वर्क निकालने के लिए हम पोटेंशियल एनर्जी का इस्तेमाल कर क्यों रहे हैं, समझेंगे। वर्क निकालने के लिए हम पोटेंशियल एनर्जी लेके क्यों आए, भाई बहुत सीधा सीधा था, वर्क था क्या, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, सीधे फोर्स में डिस्प्लेसमेंट का मल्टीप्लाई कर देते, और अगर मान लीजिए और लेके चलूं थीटा वाला भी डॉट प्रोडक्ट में लिया कॉस थीटा, ये भी लगा देते, सीधा वर्क आ जाता। फिर ये दुनिया भर की पोटेंशियल ले आए, पोटेंशियल एनर्जी ले आए, ये सब लेके क्यों आए। देखो सिर्फ अगर कांस्टेंट फोर्स रहे होते तो शायद ये सब जो नए नए और टर्म लेके आए ये लेके ही नहीं आए थे। सिर्फ हर जगह एफ डी कॉस थीटा से काम चल जा रहा होता तो लाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन ये सिर्फ कब लगेगा, ये सिर्फ तब लगेगा ये जब सारे टर्म आपके कांस्टेंट है, फिक्स है, चेंज नहीं हो रहे। और अगर जैसे ही ये चेंज हो गया, फोर्स चेंज हो गया, ये तो सिर्फ लगेगा कब, व्हेन एफ इज कांस्टेंट। और जैसे ही भैया ये क्या हुआ, चेंज हो गया, तो फिर वर्क क्या हो जाएगा, फिर वर्क हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी या एफ डी, वही कॉस थीटा, फिर इंटीग्रेशन ऑफ एफ क्या हो जाएगा, एफ डॉट जो भी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट पर अपन ले रहे हैं एफ डॉट डी एस। यहां से क्वेश्चन की कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो बढ़ना शुरू हो जाती है। तो लोगों ने थोड़ा दिमाग लगाया, लोगों ने कहा कि इसमें आप पूरे पाथ को देख रहे हो, लेकिन कुछ ऐसा फंडा भी बन सकता है क्या कि सिर्फ इनिशियल पॉइंट देखा जाए और फाइनल पॉइंट देखा जाए, बीच में क्या हुआ उससे अपने को कोई लेना देना ही नहीं। तो कंजर्वेटिव फोर्सेस के साथ ये फायदा हो गया, और वहां से जन्म हुआ किसका, पोटेंशियल एनर्जी का। वहां से जन्म हुआ पोटेंशियल एनर्जी के कॉन्सेप्ट का। और लोगों ने कहा कि भैया इसमें आप पूरे पाथ को क्यों देख रहे हो, कहां से कहां क्या जा रहा है, देखने की नीड ही नहीं है। ये पाथ के ऊपर डिपेंड करता हुआ पूरा टर्म बना है। लोगों ने कहा कि इनिशियल पॉइंट क्या था और फाइनल पॉइंट क्या था, सिर्फ इससे भी रिजल्ट मिलेगा अगर आप एक टर्म डिफाइन कर लो। और फिर डिफाइन हुआ पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन कंडीशन लगा दी कि फोर्स कंजर्वेटिव होना चाहिए, चाहे कांस्टेंट हो चाहे वेरिएबल हो, सबसे बोले कोई लेना देना नहीं, इनिशियल पॉइंट देखो फाइनल पॉइंट देखो, बीच की कैलकुलेशन अपने आप होके आएगी। तो उनका मजा आ गया भाई, ये सब इंटीग्रेशन और दुनिया भर के तामझाम से बच गए। तो डेल्टा यू आ गया, और डेल्टा यू जब आ गया तो वो डिफाइन कैलकुलेशन लोगों ने बैकएंड पे कर लिया और बता दिया कि भैया जो भी कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन है वो माइनस ऑफ डेल्टा यू है, और माइनस ऑफ डेल्टा यू बोले माइनस ऑफ यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। समय बीता, कुछ दिनों तक तो बढ़िया काम चला भैया इससे, लेकिन जब समय बीता तो देखा यहां पे भी बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम आने लग गई।
तो दिमागदारों ने कहा कि फिर से कुछ निकालते हैं, और फिर जन्म हुआ किसका? पोटेंशियल का। बोले पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस निकालना है ना, तो भाई पोटेंशियल के बारे में सोचो, और पोटेंशियल एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी वो लेकर आए जिससे पोटेंशियल एनर्जी निकालना बहुत आसान हो गया, और पोटेंशियल एनर्जी निकाल आई तो वर्क निकालना आसान हो गया, वर्क निकल आया तो फिर जो वर्क एनर्जी थ्योरम में चीजें अप्लाई करना आसान हो गई। तो फिर पोटेंशियल कैसे डिफाइन हुआ? पोटेंशियल डिफाइन किया कि भैया डेल्टा यू जो है वो बराबर बना डेल्टा वी इंटू क्यू। किसी क्यू चार्ज को किसी दूसरे चार्ज के फील्ड के पोटेंशियल पे मूव कराने में कितना पोटेंशियल एनर्जी का चेंज होगा, वो इस रिलेशन से मिला। ध्यान देने वाली बात क्या है कि आपका U एक स्केलर क्वांटिटी है, पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, जीरो हो सकती है। आपका V भी एक स्केलर क्वांटिटी है, पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, जीरो हो सकती है। और जहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां पोटेंशियल उसका डिफाइन किया जा सकता है, और वो आप लोगों ने अलग अलग रिंग के, स्फीयर के, चार्ज के, सबके पोटेंशियल ये सब क्लासेस में पढ़े भी हैं। हम यहां बात कर रहे हैं कि अच्छी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे करने के लिए थॉट कैसे बिल्ड होना है, फार्मूला कैसे डिराइव हुआ उसकी बात नहीं कर रहे हैं। स्केलर हैं, और साथ में एक चीज और आप गौर कीजिए, हर बार जो डेफिनेशन में डिफाइन हो रहा है वो डिफरेंस डिफाइन हो रहा है, कोई एक फिक्स वैल्यू टाइप का नहीं डिफाइन हो रहा है, लाइक F इक्वल्स टू ma। यहां एक डिफरेंस में बात हो रही है। तो मैंने ये बोला कि ये रिलेशन कैसे बताता है, ये रिलेशन ये बताता है कि भैया किसी चार्ज Q के कारण कोई चारों तरफ फील्ड बना, और उसके 2 पॉइंट ये थे, ठीक है। यहां से ये इसको कह दिया, यहां से एक कोई Q चार्ज, स्मॉल Q चार्ज यहां इनिशियली प्लेस्ड था, यहां से घूमते फिरते कैसे भी जाए, उस सबसे पाथ वाले से तो कोई लेना देना ही नहीं है, पहुंचा यहां पर। तो बोले सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कितना आया, ये कैसे निकालेंगे? तो कहा गया कि भाई ये कैसे भी यहां से यहां पहुंचा, तो ये कहा गया कि इसके कारण फील्ड बना, उस फील्ड ने फोर्स बनाया, किसके ऊपर? इसके ऊपर, खुद के। लेकिन ये खुद के फील्ड के कारण तो फोर्स फील करेगा नहीं, इसके फील्ड के कारण जो इसके चारों तरफ मौजूद था, इसके चारों तरफ मौजूद था, उसके कारण इस पर फोर्स लगा, उस फोर्स के कारण जो भी इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ उससे वर्क आया। लेकिन फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कर नहीं सकते क्योंकि फोर्स कांस्टेंट नहीं था, इंटीग्रेट करके सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन हम इंटीग्रेट करना नहीं चाहते क्योंकि हमें पता है रास्ते की पाथ पर डिपेंडेंसी है नहीं। तो हमने कहा कि पोटेंशियल, इस सिस्टम के पोटेंशियल एनर्जी में जितना चेंज आ गया भाई वो निकाल लो, और उसको भी निकालने में और आसानी कर दी गई कि लोगों ने कहा कि भाई इसका फील्ड था तो इसका एक यहां पोटेंशियल होगा, ये लाल से बना देता हूं, इसका एक पोटेंशियल यहां होगा, इसका एक पोटेंशियल यहां होगा। कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, पोटेंशियल इसके डिफाइन कर दिए गए, बोले पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लो। कितना पोटेंशियल डिफरेंस हुआ, वो बोले कि V पर पोटेंशियल V फाइनल, ठीक है, यहां लास्ट में पहुंचा, ये फाइनल हो गया, ये हो गया V इनिशियल। और इसमें अगर मैं निकाल दूं, मल्टीप्लाई कर दूं किसका, इस Q का, क्योंकि ये पोटेंशियल इस Q का है, तो इस Q का अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज आया वो चेंज निकल कर आ जाएगा। और जो भी चीजें रखनी है साइन के साथ रखनी है। पॉजिटिव चार्ज के लिए आप मान के चलिए पोटेंशियल आपको पॉजिटिव लेके रखना है, और नेगेटिव चार्ज के लिए पोटेंशियल आपने नेगेटिव लेके रखना है, क्योंकि हम हर बार रेफरेंस जो है वो इनफाइनाइट पर मान रहे होते हैं, तो बाय डिफॉल्ट इस रेफरेंस के लिए यही कंडीशन लगेंगी। डेल्टा यू आ गया तो यही माइनस ऑफ वर्क डन ऑफ फील्ड हो जाएगा, कंजर्वेटिव फील्ड हो जाएगा, जिसको मैं WC पहले लिखा था। तो मोटा मोटा भैया फंडा यही है, बेसिक बात यही है। सर V और X के फार्मूले क्या होते हैं वो अभी जो क्वेश्चन लगाएंगे वो साथ के साथ बताते जाएंगे, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग कुछ केसेस को, और उन केसेस के बाद उनसे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स को। और भाई
यही बेसिक अभी फिर से लगाएंगे तो आप वहां से और पिक्चर आपकी क्लियर हो जाएगी, अगर आपको और बहुत ही आपका बेसिक खराब हो रखा है तो। अदरवाइज थोड़ी बहुत बातें पता है तो यहां से आपको एक आइडिया ओवरव्यू मिल गया। किन केसेस पे बात करते हैं जो इस पे आपके नीट एग्जाम में आ सकते हैं, पहले उन केसेस की बात करेंगे, फिर कुछ ऐसे भी प्रॉब्लम्स की बात करेंगे जिनसे एक्चुअली आप कॉन्सेप्ट सीख जाएंगे। ठीक, सिर्फ यहां पढ़ के आप कॉन्सेप्ट नहीं सीखेंगे, आप क्वेश्चंस लगाने के साथ कॉन्सेप्ट सीखेंगे, और हमने वो ने ऐसे क्वेश्चन ही इस लेक्चर में डाले हैं। तो कुछ बेसिक क्वेश्चंस भी करेंगे और फिर बाकी के क्वेश्चंस आगे देखते हैं। तो पहला एक केस बनाया मैंने कि एक चार्ज फिक्स है और दूसरा मूविंग है, किस तरह की प्रॉब्लम्स इसमें आ सकती है। जैसे एक क्यू चार्ज आपने यहां फिक्स कर दिया भाई, इसको फिक्स्ड है, और बोला कि साहब यहां पर कोई क्यू चार्ज है, प्लस का मान सकते हो, माइनस का मान सकते हो, ठीक है, और हमने मान लिया चलो ये माइनस का क्यू चार्ज है, और ये यहां पर साहब रेस्ट पर था, और पक्की बात है अब रेस्ट पर था तो भाई इसके अट्रैक्शन के कारण इसकी तरफ खिंचेगा। शुरू में मान लिया कि ये दूरी पर जिस पर था वो दूरी थी आर इनिशियल। क्वेश्चन कहता है कि मान लीजिए जब ये यहां पर पहुंच गया, ए से पहुंच गया कहां, बी पर, तो बी पर जब पहुंचा होगा तो इस तरफ जा रहा होगा किसी वी वेलोसिटी से, और उस समय दूरी मान ली है आर फाइनल, और आपको इस तरह के क्वेश्चंस में क्या करेगा, इसकी वेलोसिटी पूछवा देगा, इसका आर इनिशियल या आर फाइनल, इनमें से कुछ भी एक अननोन देकर क्वेश्चन पूछवा लेता है। सर क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा, तो हम ये देखते हैं जो भी हमारे कंजर्वेशन ऑफ लॉज हैं कौन कौन से हैं, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इनमें से क्या क्या लग सकता है, क्या उससे इस तरह की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। हाँ जी, हम एक बात देखें कि क्या एनर्जी कंजर्वेशन लगाया जा सकता है। एनर्जी कंजर्वेशन सिर्फ और सिर्फ तभी लग सकता है जब सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस का वर्क हो रहा हो, तो आप लगा सकते हैं। यहां हम देखें तो ये फिक्स्ड है, यहां जो भी फिक्स्ड के कारण फोर्स आया होगा, नील वेल जिससे भी चिपकाया होगा, इसको फिक्स किया होगा, उसके कारण जो भी फोर्स आया होगा वो वर्क तो कर नहीं रहा है क्योंकि वो फिक्स्ड है, तो डिस्प्लेसमेंट है नहीं, तो यहां किसी फोर्स का कोई वर्क है नहीं। लेकिन इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है, और कौन सा फोर्स लग रहा है, सर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, और अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है तो उस फोर्स के कारण कुछ ना कुछ वर्क आया होगा। तो अगर वो वर्क ही निकालना हो तो क्या हम फोर्स डिस्प्लेसमेंट करके कर सकते हैं, कर पाते, काश कर पाते, अगर ये फोर्स कांस्टेंट होता तो। लगातार फोर्स वेरी कर रहा है, तो सर कैसे निकालें उस वर्क के बारे में, अगर निकालना हो तो आप उस वर्क को जो है वो माइनस ऑफ डेल्टा यू, क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्सेस का जो वर्क होता है दैट इज माइनस ऑफ डेल्टा यू, उसका यूज करके निकाल सकते हैं। सर मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं, बिल्कुल, क्योंकि सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स है तो हम कह सकते हैं कि हियर जो भी मैकेनिकल एनर्जी है इस कंजर्व। सर इसके कंजर्वेशन में कैसे लगा सकते हैं आप, फाइनल मैकेनिकल एनर्जी, इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी, उसको इक्वेट कर सकते हो आप। माइनस ऑफ डेल्टा यू बराबर डेल्टा के को यूज कर सकते हो। सर ये वाला बता दो, क्योंकि ये बहुत अच्छा है, ये अच्छा रिलेशन है, बढ़िया, आप बहुत प्यार से आराम से निकाल के देता है। कुछ लोग जो थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं उनको ये समझ में आने लगता है कि पोटेंशियल एनर्जी का लॉस कितना हुआ, काइनेटिक एनर्जी का उतना गेन होगा, उसको सीधा इक्वेट करना शुरू कर देते हैं। और जब नहीं समझ पा रहे तो आप ये डेफिनेशन लेके चलो। सर माइनस डेल्टा यू कैसे निकालें, डेल्टा यू की जगह रख दिया हमने डेल्टा वी और इंटू क्यू, और क्यू में कौन सा क्यू, डेल्टा वी किसका रखा, इसका डेल्टा वी रखा जो भी यहां पर आया, और क्यू कौन सा रखा, ये वाला क्यू रखा। तो साइन के साथ, क्योंकि सारा रिजल्ट स्केलर है तो साइन के साथ रखेंगे, तो यहां क्यू नहीं जाएगा, यहां क्या आएगा अपना माइनस क्यू। सर डेल्टा वी में कहां कहां का पोटेंशियल रखेंगे, तो भैया डेल्टा वी में यहां इनिशियल था यहां फाइनल था, ये पहचानना आना चाहिए। देखो अगर तुमने इन क्वेश्चनों में ये पहचान लिया तो सारी समस्या खत्म है कि शुरुआती क्या चीज थी और फाइनल क्या चीज है। तो यहां इनिशियली था यहां फाइनल था, तो वी बी माइनस वी ए
और इसका एक ये माइनस साइन है तो उसका ध्यान रखते हुए माइनस क्यू बराबर के फाइनल माइनस के इनिशियल। और अगर हमने कहा क्वेश्चन ने कि शुरू में रेस्ट पर है तो ये के इनिशियल 0 हो गया, इसका मास हमने मान लिया है m हो गया। तो इक्वेशन देखिए कैसे बन गई, माइनस माइनस प्लस हो गया, इट विल बिकम VB माइनस VA बराबर फाइनल काइनेटिक एनर्जी मान ली हमने हाफ mv² हो गई। अगर यहां इसने v वेलोसिटी गेन कर ली है और एक q भी था तो इसका मैंने q यहां मल्टीप्लाई कर दिया। अब सर q VB इसके कारण नहीं, ये जो चार्ज है उसके अलावा दूसरा कोई था जो भी थे वो सबका पोटेंशियल क्या बन रहा है, तो कितना पोटेंशियल B पर बना रहा है ये, तो फार्मूला है हमारे पास पोटेंशियल का पॉइंट चार्ज के कारण KQ बाय R फाइनल। साइन के साथ रखा जाता है, अगर ये निगेटिव होता तो निगेटिव रख देते, माइनस A पॉइंट पर इसके कारण KQ बाय R इनिशियल, और यही चीज बराबर होगी किसके, इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक इक्वेशन जो कि एनर्जी कंजर्वेशन पर बेस्ड है उससे आपकी डायरेक्ट लग जाती है। और देखिए अब यहां से जो भी है ये पूछे अभी क्वेश्चंस करेंगे तो आप उसमें और अप्लाई करके देख पाएंगे। सिर्फ एनर्जी कंजर्वेशन से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब बात करें एक अलग केस की, कि अगर यहां तो हमने क्या कर रखा था, यहां पर हमने इस चार्ज को फिक्स कर रखा था, ये चार्ज मूव कर रहा था। एक सवाल उठता है कि सर यहां लीनियर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं क्या, लीनियर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं क्या, इस पूरे सिस्टम पर लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लग सकता है, तो जवाब है नहीं। सर क्यों नहीं लीनियर मोमेंटम कंजर्व हुआ, क्योंकि लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन के लिए नियम क्या है, देखो भाई एनर्जी कंजर्व होगी जब सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स है वो हो गया, कंजर्वेटिव फोर्स नहीं सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस का वर्क हो, फोर्स चाहे जितने बने रहे वर्क ना कर रहे हो बस। और लीनियर मोमेंटम अगर कंजर्व करना है ना तो लीनियर मोमेंटम mv वाला जो लीनियर मोमेंटम है वो सिर्फ तभी कंजर्व होगा जब नेट फोर्स पूरे सिस्टम पर आपका 0 हो। क्या इस पूरे सिस्टम पर नेट फोर्स 0 है, तो चलो गौर से देखते हैं, जरा थोड़ा सा गौर से देखते हैं थोड़ा सा कि क्या नेट फोर्स 0 है। इसने इसके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाया, इसने इसके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाया, तो दोनों इक्वल एंड अपोजिट होंगे, ये तो 0 हो रहा है, तो लीनियर मोमेंटम काहे कंजर्व नहीं होगा भाई। एक चीज मिस कर गए, यहां पर इसने इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाया, इसने इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाया, ये जा नहीं पा रहा है क्योंकि इसको कोई और बैलेंस कर रहा है। तो टोटल इस सिस्टम पे एक फोर्स यहां है, इस पर एक फोर्स यहां है, इस पर एक फोर्स यहां है, ये दोनों ने तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया, मगर भैया ये तो बचा रह गया, ये दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया, मगर ये क्यों आया, क्योंकि ये फिक्स्ड है, तो इसको रोकने के लिए कोई तो फोर्स लग रहा है, ये एक फोर्स बचा रह गया। और अगर मैं इस सिस्टम पर देखूं तो मेरा एक नेट फोर्स ये बच रहा है, एक फोर्स आ रहा है, वर्क नहीं आ रहा है इस फोर्स के कारण, इसलिए एनर्जी कंजर्व हो गई, लेकिन ये एक फोर्स आ गया, भैया लीनियर मोमेंटम कंजर्व नहीं कर पाओगे, यहां पर लीनियर मोमेंटम कंजर्व नहीं कर पाओगे। सर ये फिक्स नहीं होता तो कर पाते, बिल्कुल, कैसे देख लेते हैं, आइए केस 2 ही बना लेते हैं कि दोनों चार्जेस क्या कर रहे हो सर, मूव कर रहे हो, दोनों चार्जेस साहब हमारे मूव कर रहे हो, कोई फिक्स नहीं है। एक चार्ज यहां पर पड़ा हुआ है, मान लीजिए नाम दे दिया प्लस Q1, दूसरा चार्ज साहब यहां पड़ा हुआ है, नाम दे दिया मान लो प्लस का ही ले लेते हैं Q2, इसका मास भैया मान लिया है M1, इसका मास मान लिया है भैया M2, और कोई कहे कि साहब जो है इस सिचुएशन में ये फ्री टू मूव है तो क्या क्या चीजें हो सकती हैं,
क्या क्या चीजें हो सकती हैं। शुरुआत में इनकी जो है इनिशियल दूरी आर इनिशियल थी, और जहां आप डायरेक्ट पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की लिख सकते हो वहां आप डायरेक्ट भी लिखिए। पोटेंशियल लाने की वहां जरूरत नहीं है, पोटेंशियल लाने की वहां जरूरत है जहां आपको पोटेंशियल एनर्जी लिखने में दिक्कत आए। पॉइंट चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, सीधा सीधा फार्मूला होता है, आप लिख सकते हो। लेकिन जहां पर मैं पॉइंट चार्ज के साथ स्फीयर या रिंग या ये सब इंक्लूड करूंगा, वहां पे फिर आप पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्ट नहीं लिख पाओगे, पोटेंशियल की हेल्प लगेगी। तो भाई बात ये कर रहे हैं कि दोनों फिक्स नहीं है, दोनों फ्री टू मूव हैं। और अगर एज्यूम कर लेते हैं कि रेस्ट पर है, दोनों ही रेस्ट पर है, दोनों ही रेस्ट पर है, मान लिया, तो सर इसमें हो क्या क्या सकता है, मतलब आप क्या क्या लगा सकते हो। पहले तो मुझे ये समझ में आना चाहिए कि क्या क्या लगा सकते हैं। और आपको क्वेश्चन किस तरह का पूछेगा कि किसी 2 आवर सेपरेशन पे क्या वेलोसिटी होगी, क्या नहीं होगी, इस तरह की चीजें पूछता है। तो वेलोसिटी और डिस्टेंस और इन सब में अगर वो बात कर रहा है, वर्क से रिलेटेड बात कर रहा है, एनर्जी से रिलेटेड कुछ कुछ बात कर रहा है, तो आप सोचो कि क्या क्या कंजर्वेशन लॉ लग सकते हैं। आपका थॉट इस तरह से बनना चाहिए, क्या क्या लग सकते हैं। पहला, क्या कंजर्वेशन एनर्जी, क्या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई होगी। ठीक है, क्या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करेगी। खुद से सवाल पूछो दोस्त, खुद से सवाल पूछो कि क्या सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस का वर्क है। मैं फिर से बोल रहा हूं, फोर्स खाली से मतलब नहीं है भाई, फोर्स बना रहे, पीछे क्वेश्चन में फोर्स बना था, लेकिन हमें इस बात से मतलब है कि क्या सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस का ही वर्क है, क्या सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस का ही वर्क है। तो अगर मैं कहूं कि यहां पर सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस का ही वर्क है, क्योंकि सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक के फोर्सेस के कारण एक दूसरे की तरफ मूव करेंगे, अवे जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज है तो अवे जाएंगे, तो एनर्जी कंजर्व होगी। जवाब है इसका क्या, यस। मैकेनिकल एनर्जी जो है काइनेटिक प्लस पोटेंशियल वाला या माइनस डेल्टा यू बराबर डेल्टा के वाला, वो चीज लगेगी। दूसरा सवाल, क्या लीनियर मोमेंटम कंजर्व होगा, क्या लीनियर मोमेंटम कंजर्व होगा, कंजर्व होगा, क्या कहते हैं, जवाब क्या है। लीनियर मोमेंटम कंजर्व होगा। लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन के लिए चेक करो कि नेट फोर्स जीरो है कि नहीं। और आप गौर करो यहां पर, यहां आप थोड़ा गौर करो, गौर करो भाई, ये इधर रिपल कर रहा होगा, ये इधर रिपल कर रहा होगा, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस से, वैल्यू वाइज दोनों सेम होंगे, तो सिस्टम के ऊपर नेट फोर्स जरा गौर करो कितना आ रहा है। गायब हो गए दोनों फोर्सेस, क्योंकि नेट फोर्स हो गया कितना, जीरो। नेट फोर्स बेटा हो गया है जीरो। और अगर नेट फोर्स जीरो है, नेट फोर्स जीरो है, तो जवाब क्या है यहां पर, अगर नेट फोर्स जीरो है तो जवाब है क्या, यस। तो यहां लीनियर मोमेंटम भी कंजर्व होगा और मैकेनिकल एनर्जी भी कंजर्व होगी। सर इसी में कुछ सिचुएशन बना दीजिए, जैसे शुरू में मान लिया कि रेस्ट पर था, कुछ टाइम बाद जो है साहब ये सेपरेट हो गए 2 आवर डिस्टेंस से, 2 आवर डिस्टेंस से सर सेपरेट हो गए, 2 आवर डिस्टेंस से सेपरेट हो गए। मासेस दोनों के अलग अलग हैं, सर ये m1 था, ये m2 था, तो वेलोसिटी भी इनकी अलग अलग हो जाएंगी। ये इधर भग रहा होगा v2 वेलोसिटी से, ये इधर भग रहा होगा v1 वेलोसिटी से, इतना तो समझ में आता है, रिपेल कर रहे हैं। तो सर इक्वेशन कैसे बनाए इनिशियल और फाइनल सिचुएशन के लिए, तो भाई एक इक्वेशन तो बनाएंगे लीनियर मोमेंटम से, ताकि v1 v2 के बीच रिलेशन बनाए जा सके। तो फ्रॉम लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन क्या बन गया भैया, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन से, फ्रॉम लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। अब भैया लीनियर मोमेंटम जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी है, 1D में बात कर रहे हैं, वेक्टर के साइन का ध्यान रखेंगे, वेक्टर के साइन का ध्यान रखेंगे। वेक्टर के साइन का ध्यान रखने का मतलब इधर वाली चीजों को पॉजिटिव मान लो और उसके अपोजिट अपने आप क्या हो गई, निगेटिव। तो पी फाइनल मोमेंटम बराबर हो जाएगा पी इनिशियल मोमेंटम के, और फाइनल मोमेंटम कितना होगा इस पूरे सिस्टम का फाइनल मोमेंटम, तो इसका लिख लो साहब कितना हो गया m2v2
सर इस तरफ है पॉजिटिव ले लिया, इसका साहब लिख लो कितना, इसका कितना लिख लो साहब, ये निगेटिव में है तो कितना हो गया माइनस ऑफ m1 v1, और शुरू में कितना था, अगर दोनों रेस्ट पर थे तो जीरो कर दिया, कुछ लिए होते वेलोसिटी तो उसके हिसाब से लिख देते, बराबर हो गया कितना जीरो। इक्वेशन नंबर हो गई 1। प्लस माइनस से काम तब चल जाता है जब एक ही डायरेक्शन में चीजें हो रही हो, एक इधर भग रहा होता एक इधर भग रहा होता, फिर बढ़िया था कि आई कैप जे कैप में लिख लेते, क्योंकि फिर वो वेक्टर रिजल्टेंट वहां से निकालना थोड़ा आसान होता, अगर 90 का कुछ बन रहा है या कंपोनेंट्स में बना लेते। सर एक इक्वेशन ये बन जाएगी और दूसरी इक्वेशन कहां से बनेगी, दूसरी इक्वेशन आप चाहें ये लिख लो माइनस ऑफ डेल्टा यू बराबर डेल्टा के, चाहे आप ये लिख लो कि ई फाइनल बराबर ई इनिशियल। साहब दोनों डिराइव करके दिखा दी, दोनों बातें एक ही हैं, तुम्हें जिसमें मजा आ रहा हो बढ़िया लग रहा हो वो लिख लो, बस फाइनल सिचुएशन और इनिशियल सिचुएशन बेटा समझ में आनी चाहिए। ये सिचुएशन आपकी इनिशियल थी, यही इसमें पकड़ना आना चाहिए, यही सबसे आसान भी कह लो और सबसे मुश्किल भी कह लो इसका, और ये बेटा ये फाइनल। अगर तुमको ये दिखने लग गया तो अब क्या है, यहां पर लिख दो उसके हिसाब से इक्वेशन। 2 पॉइंट चार्जेस के लिए जो है पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, के Q1 Q2, साइन के साथ रखना, Q1 Q2 अपॉन उनके बीच की डिस्टेंस अपॉन R, के Q1 Q2 अपॉन R, के Q1 Q2 अपॉन R। तो बताओ भाई क्या लगा दे, क्या लगा दे, ये वाला लगा दे, ये वाला लगा दे, जो भी लगा के देख लो, और जो मैं लगा के देखूं आप उसके अलावा दूसरी चीज लगा के देखना और देखना सेम चीज बन रही है कि नहीं। तो मैंने कहा चलो यार कौन सा लगा दे, चाहे ये लिख लो चाहे ये लिख लो, बात दोनों एक ही है। चलो मैंने कहा ये वाला लिख लेता हूं, इसका मतलब हुआ के फाइनल सिस्टम का प्लस के इनिशियल सिस्टम का बराबर यू फाइनल सॉरी यू इनिशियल प्लस भैया हो गया के इनिशियल। के फाइनल कहां है फाइनल कहां है, पहले फाइनल तो देखिए, ये है फाइनल, इसका फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना हुआ, हाफ m2 v2 स्क्वायर, और यहीं लिख के छोड़ के चले मत आना, और भी है वो भी पड़ा हुआ है, प्लस कितना हाफ m1 v1 स्क्वायर बराबर इनिशियल। साहब ये है इनिशियल, कितना है u इनिशियल। अच्छा एक चीज तो रह गई, ये क्या कर दिया, गलत कर दिया भाई, ओहो यहां पर ओहो थोड़ा सा गड़बड़ी कर दी, क्या ये के फाइनल और यू फाइनल है ना, के फाइनल मैंने लिख दिया था, फिर से लिख देता हूं हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर, और यू फाइनल इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो ये चार्ज है Q1, ये चार्ज है Q2, सीधे सीधे पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हो कितनी होगी बेटा, प्लस के सिस्टम का हो गया, दो चार्जेस हैं के Q1 Q2 बाय, कुछ बच्चे यहां आर स्क्वायर कर देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के फार्मूले की वजह से, याद रखना है अपॉन में आर होता है, और यहां पर डिस्टेंस आर कितनी हो रखी बेटा 2r, और अगर एक भी चार्ज निगेटिव होता तो यहां माइनस साइन आ जाता, और दोनों निगेटिव होते तो निगेटिव निगेटिव होकर प्लस आ जाता, क्योंकि याद रखना पोटेंशियल एनर्जी स्केलर है, वेक्टर नहीं है कि वहां माइनस साइन उसके डायरेक्शन दिखा रहा हो। ये फाइनल हो गया, और इनिशियल साहब कितना हो जाएगा, इसी के नीचे लिख देता हूं, इसी के नीचे लिख देता हूं इनिशियल कितना हो जाएगा, इसको थोड़ा ऊपर शिफ्ट करते हैं और यहां पे लिख देते हैं इनिशियल, और ये इक्वल्स टू इनिशियल किसके हो जाएगा, हाफ, काइनेटिक शुरू में है नहीं जीरो, प्लस पोटेंशियल कितनी हो जाएगी, तो के Q1 Q2 बाय जो भी आर इनिशियल या आर कह लेते हैं इसको, आर बाय आर। बेटा जी प्यारे बेटा जी ये इक्वेशन हो गई बेटा जी 2। अब मुद्दा सिर्फ रह जाता है भैया पहली और दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करने का, जो भी अननोन देगा कैसा देगा क्वेश्चन अभी करेंगे, अभी थोड़ा थ्योरी समझ लेते हैं एक बार को, वो सब हो जाएंगे। क्या समझ गए, दो केस इस तरह के बन जाते हैं, सब तीसरे केस पे आते हैं। अगर नॉन लीनियरली ये मूव कर रहे हो, नॉन लीनियरली मूव करने का मतलब ये हुआ कि एक लाइन में नहीं हो, फॉर एग्जाम्पल ये यहां पर एक चार्ज है और ये यहां से ऐसे जा रहा है, इधर जा रहा है,
एक लाइन में नहीं है, एक सेंट्रल लाइन में नहीं है, तो उस केस में एक चीज और ध्यान रखना जो हो सकती है, वो तीसरा कंजर्वेशन ऑफ लॉ शायद लग जाए। बढ़िया क्वेश्चन बनता है और बिल्कुल आसान क्वेश्चन बनता है, और वो कंजर्वेशन है किसका? कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। फेवरेट टॉपिक है ये लोगों का मतलब एग्जामिनर्स का, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब देखो हमें ये समझ में आ गया, लीनियर मोमेंटम कब कंजर्वेशन लगाएंगे? लीनियर मोमेंटम लगेगा जब नेट फोर्स 0 हो, ठीक। एंगुलर एनर्जी कंजर्वेशन कब लगाएंगे? जब सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस का वर्क हो। फोर्स चाहे कितने भी पड़े रहे वहां पे, लेकिन वर्क करने का मतलब मूवमेंट कराने वाला जो फोर्स हो वो कौन सा हो? कंजर्वेटिव हो, तो एनर्जी कंजर्वेशन लग जाएगा। और एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन कब लगेगा? जब जो टॉर्क बने किसी एक पॉइंट के अबाउट किसी दूसरे पॉइंट का, वो क्या बने? 0। अब जैसे यहां पर ये मान लो चार्ज है, फिक्स्ड है फॉर एग्जांपल, तो अगर ये चार्ज फिक्स्ड है और ये कोई दूसरा चार्ज ये प्लस क्यू का है, ये कोई स्मॉल क्यू है, और ये चार्ज इस तरफ फेंका जाता, तो ये होगा कि ये यूं ऐसे कुछ भागेगा, इसके वेलोसिटी इसकी जो है इस तरफ फेंका आपने, मान लो थोड़ा सा एंगल इसका घुमा देते हैं, थोड़ा सा मैंने इस तरफ फेंका, तो वेलोसिटी जो इसकी है वो वेलोसिटी इसको यू ले जाने की कोशिश कर रही होगी, और रिपल्शन फोर्स इसको जो है धक्का मार के कुछ यूं घुमा देगा ऐसा। क्या ये फील कर पा रहे हो? इसकी तरफ इसी एंगल पे फेंका जाएगा तो यूं घूम कर इधर कहीं भाग जाएगा। तो इस सिचुएशन में अगर आप देखोगे, नोटिस करोगे, तो इस पॉइंट के अबाउट सिस्टम पर नेट टॉर्क क्या रहा है? 0। कैसे? तो इस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हो। कैसे? सब अभी रिपल्शन फोर्स इधर लग रहा होगा, बिल्कुल सेंट्रल लाइन पर यूं, और जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा यहां पहुंचेगा तो रिपल्शन फोर्स कहां लगेगा? गौर करो तो यूं, यहां पहुंचेगा तो रिपल्शन फोर्स कहां लगेगा? यूं। तो अगर आप देखो तो रिपल्शन फोर्स के कारण इस पॉइंट पर किसी तरह का कोई टॉर्क जो है वो नहीं बनेगा, क्योंकि कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं बन रही है। अगर फोर्स से पॉइंट, जो भी पॉइंट है वो पॉइंट उसी मतलब फोर्स उसी पॉइंट से पास कर जाए, फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन उसी पॉइंट से पास कर जाए, ये है लाइन ऑफ एक्शन, तो उस पॉइंट के अबाउट कोई टॉर्क नहीं लगेगा। तो इस केस में क्यू के अबाउट अगर कोई टॉर्क नहीं आ रहा है, तो क्यू पॉइंट के अबाउट आप लीनियर मोमेंटम जो है इसका कंजर्व कर सकते हो। और लीनियर मोमेंटम होता कितना है? लीनियर मोमेंटम होता है mv/r परपेंडिकुलर, अगर स्केलर वैल्यू में बात करें। mv/r परपेंडिकुलर का मतलब क्या हुआ कि जिधर भी मोमेंटम है, मतलब जिधर भी वेलोसिटी है, अगर वेलोसिटी इस तरफ है, समझना, वेलोसिटी इस तरफ है और पॉइंट आपका ये है, तो आर परपेंडिकुलर यहां कौन सा आर रखना है? अगर मैं सीधे स्केलर वैल्यू में बात कर लूं, अदरवाइज तो क्रॉस प्रोडक्ट करके करना है, लेकिन अपन उसमें नहीं उलझते हैं अभी। तो हम ये कह सकते हैं भैया इसकी लाइन ऑफ एक्शन बढ़ाओ, इसकी लाइन ऑफ एक्शन को बढ़ाओ, और इसकी लाइन ऑफ एक्शन को जब आप बढ़ाएंगे, ठीक, लाइनें बढ़ा लीजिए, फिजिक्स में लाइनें बढ़ाएंगे तो बढ़िया दिखाई देता है। तो इस लाइन ऑफ एक्शन से इसके ऊपर आप परपेंडिकुलर डालें, तो ये आर जो है, ये आपका आर जो है वो आर परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये आर जो है वो आपका आर परपेंडिकुलर हो जाएगा। और यहां पे इसका लीनियर मोमेंटम अगर mv है, तो mv आर परपेंडिकुलर आपका इस पॉइंट के अबाउट इसका क्या आ जाएगा बेटा? इसका एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा। तो अब इसी पार्ट के थ्योरी को देखते हुए कुछ फार्मूले जो बीच में यूज होंगे, हम आगे जो है 1 बाय 1 देखते हैं कि क्या क्वेश्चंस किए जा सकते हैं। जैसे चलिए सबसे पहला क्वेश्चन ये पढ़ेंगे। आप चाहें तो इस वीडियो को पॉज कर दें और एक अपना समय लेके इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। मैं इसके साथ के साथ बेटा इसको सॉल्व कर दूंगा, और मुझे एक बार कमेंट में बताना कि आप इसका आंसर निकाल पाए कि नहीं निकाल पाए, जरूर बताइएगा, ताकि मुझे पता चल सके कि आप इसको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो अब आप इसको पॉज करके आप ट्राई करो और देखो कि आप इसको सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं।
चलिए तो हम अब यहां पर देख लें क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है फिक्स्ड पॉइंट चार्ज, देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है, कह रहा है फिक्स्ड पॉइंट चार्ज। ठीक है, इसको डायग्राम फॉर्म में जरा कन्वर्ट करते हैं। ये फिक्स्ड पॉइंट चार्ज है जिसका चार्ज है प्लस क्यू, और बोल रहा है कि ओरिजिन पे रखा हुआ है। ठीक है भैया, ये रहा होगा ओरिजिन, यहां पर रख देते हैं, यहां पर इसको रख दिया हमने। कह रहा है अनदर पॉइंट चार्ज प्लस क्यू, बहुत अच्छी बात है, प्लेस्ड एक्स इक्वल्स टू 2r पर, मतलब यहां से यहां तक की जो दूरी है वो कितनी है, वो कह रहा है 2r है। और चार्ज कितना है साहब, चार्ज कह दिया इसने कि वो भी प्लस क्यू है, और बोल रहा है कि प्रोजेक्टेड रेडियली टुवर्ड्स द ओरिजिन विथ स्पीड v नॉट, मतलब इस वाले प्लस क्यू चार्ज को इस तरफ प्रोजेक्ट किया गया किस स्पीड से, v नॉट स्पीड से। ठीक है, इग्नोर ग्रेविटी, इग्नोर कर दो, एनी अदर फोर्सेस इग्नोर कर दो। कह रहा मिनिमम v नॉट बताओ, मिनिमम v नॉट बताओ जिससे ये मूविंग चार्ज जो है वो कहां पर पहुंच जाए, x बराबर r तक पहुंच जाए। और क्योंकि पॉइंट चार्जेस की बात की है, पॉइंट चार्जेस की बात की है, तो इंड्यूस होने का कोई कॉन्सेप्ट यहां पर नहीं आएगा। अभी हम लोग ये भी देखेंगे कि भैया पॉइंट चार्जेस के अलावा किसी और चार्ज की बात कर रहा हो तो इंड्यूस का भी कॉन्सेप्ट लग जाता है। बेहतरीन सवाल कराएंगे अभी आगे। तो सवाल यही उठता है, वेलोसिटी और सेपरेशन और इन सब के बारे में बात कर रहा है, मैं अगर कंजर्वेशंस पर जाऊं तो क्या कंजर्व कर सकता हूं, क्या क्या कंजर्व कर सकता हूं, तो भैया क्या क्या कंजर्व कर सकता हूं। फिक्स्ड है तो लीनियर मोमेंटम तो कंजर्वेशन होगा नहीं, केस 1 जैसा हो गया, सिर्फ और सिर्फ आपका एनर्जी कंजर्वेशन से काम चल जाएगा। ये इनिशियल पॉइंट है। फाइनल सिचुएशन में क्या बोल रहा है, फाइनल सिचुएशन में बोल रहा है क्या कि भैया ये क्यू चार्ज तो यहीं पड़ा रहेगा, ये वाला क्यू जो है खिसक कर पहुंच गया होगा यहां, और बीच का सेपरेशन बन गया होगा भाई साहब r, और अब इसकी जो वेलोसिटी है वो जस्ट यहां तक पहुंचना है, क्योंकि देखो रिपल्शन हो रहा होगा, दोनों पॉजिटिव चार्ज है, धीरे धीरे इसकी स्पीड कम हो रही होगी, कम हो रही होगी, कम हो रही होगी, और फाइनली हम कह रहे हैं जस्ट यहां तक पहुंचाना था, r तक तो 0 हो गई होगी, तो अभी यहां पर इसकी वेलोसिटी हो गई होगी 0, और ये प्लस क्यू चार्ज, ये भी प्लस क्यू चार्ज, और ये सिचुएशन फाइनल है। देखो फाइनल इनिशियल समझ में आना चाहिए, एनर्जी कंजर्वेशन लगा देते हैं, फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक। और आपके इसकी पोटेंशियल एनर्जी को लिखने के लिए आपको अलग से पोटेंशियल लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधे पोटेंशियल एनर्जी के फार्मूले पॉइंट चार्जेस के लिए जानते हैं तो लगा सकते हैं। फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन क्या लग जाएगा भैया, एनर्जी कंजर्वेशन से अगर आप लगाओगे तो क्या लगा देते हैं, शुरुआत की एनर्जी बराबर बाद की एनर्जी, ये लगा देते हैं। शुरुआत का पोटेंशियल प्लस शुरुआत का काइनेटिक बराबर बाद का पोटेंशियल एनर्जी प्लस बाद का काइनेटिक। शुरुआत का पोटेंशियल यहां लिखता हूं, कितना है पोटेंशियल एनर्जी, आप यहां डायरेक्ट भी लिख सकते हो, अभी यहां पोटेंशियल से मल्टीप्लाई क्यू करने की नीड नहीं, वो भी किया जा सकता है, लेकिन पॉइंट चार्जेस में तो यार सीधा फार्मूला अपने को पता है। तो क्या पोटेंशियल एनर्जी हो गई, ये हो गई के Q1 Q2 दैट इज क्यू स्क्वायर बाय 2r, ठीक। काइनेटिक एनर्जी कितनी हुई, इसके पास है नहीं, इसके पास है, मास वास दिया हुआ है, मास इसका m दिया हुआ है, इसकी काइनेटिक एनर्जी लिख देंगे प्लस हाफ mv स्क्वायर, ठीक है, बराबर कितना, बाद की काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की पूरी है ही नहीं, 0 है, और पोटेंशियल एनर्जी कितनी हुई, तो इसकी कितनी होगी के क्यू स्क्वायर बाय r, यहां कई बच्चे r स्क्वायर कर देते हैं, ध्यान रखना, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी 0। बेटा अब इसको सिर्फ क्या करना है, आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है मिनिमम v नॉट, v नॉट का मतलब ये वाला v नॉट, तो ये v की जगह v नॉट है, v नॉट की वैल्यू निकालनी है। मेरे को सॉल्व करके आंसर बताना इसमें से कौन सा ऑप्शन आ रहा है, इसमें से मेरे को आंसर बताना, मैं चेक करूंगा कमेंट जो है, सही आंसर जो देंगे उन पे मैं लाइक भी करूंगा, ठीक है। फटाफट से इसका मुझे आंसर बताना कौन सा ऑप्शन आ रहा है पहले क्वेश्चन का, कैलकुलेशन आप खुद से ट्राई करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कुछ उसी तरह का ही है, इस तरह के क्वेश्चन नीट एग्जाम में, जेईई मेंस एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, काफी इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है। कितना डिफिकल्ट है सर, डिफिकल्ट नहीं है, बशर्ते आपको समझ में आता है कि चीजें लगाई कैसे जा रही है और आपने लगा लगा के खुद सॉल्व करके कॉन्फिडेंस गेन किया हुआ है कि नहीं। इसीलिए मैंने बोला पहला क्वेश्चन मेरे को बताना, पहला क्वेश्चन अगर आप मेरे को बताओगे तो बड़ी आसानी से हम उसको कर पाएंगे।
ठीक, चलिए तो इसी के साथ में जो है हम, आप 1 मिनट का समय ले लीजिए, आप चाहें तो इसको पॉज करके खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और उसके बाद फिर हम इसको जो है सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए तो बात कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है फाइंड मिनिमम वेलोसिटी वी नॉट। फिर से मिनिमम वेलोसिटी वी नॉट की बात कर रहा है। सच दैट पार्टिकल ऑफ चार्ज क्यू, पार्टिकल ऑफ चार्ज क्यू ये रहा, मास इसका m दे दिया है, प्रोजेक्ट होता है पॉइंट P से एंड क्रॉस द रिंग। रिंग को क्रॉस करना है, रिंग को अगर क्रॉस करना है तो कहां पहुंचना होगा? इसको, इस भाई को पहुंचना होगा इसके सेंटर पर, यहां इसको पहुंचना पड़ेगा। और देखो दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो रिपल्शन तो चल ही रहा होगा। तो इतना मिनिमम भी बताना है जिससे कि ये यहां पहुंच सके। अब सुनो, अब क्या आप डायरेक्ट पोटेंशियल एनर्जी लिख पाओगे? अब आप डायरेक्ट पोटेंशियल एनर्जी नहीं लिख पाओगे। पॉइंट चार्जेस के लिए तो आपके पास ऑप्शन होता है k q1 q2 by r। अब डायरेक्ट पोटेंशियल एनर्जी नहीं लिख पाओगे। कहने का मतलब कि अब तुम्हारा इससे काम चलने वाला नहीं है कि आप सोचो E फाइनल बराबर E इनिशियल कर लें। पहले तो ये देखते हैं कि क्या मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगेगा या क्या लगेगा। और यहां पर जो है 1 मिनट देख लेते हैं कि जो हमारी रिंग है वो रिंग क्या है। वो रिंग के बारे में अगर हम बात कर लें तो कह रहा है फाइंड द मिनिमम वेलोसिटी v नॉट सच दैट द पार्टिकल ऑफ चार्ज q मास m प्रोजेक्टेड फ्रॉम द पॉइंट p क्रॉसेस द रिंग। और क्वेश्चन में लिखा नहीं है बट रिंग जो है वो फिक्स्ड है, ये हम एज्यूम करके चलेंगे, रिंग फिक्स्ड है। तो कैसे सॉल्व होगा? अब देखिए, हमारे पास इतना तो कंफर्म है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही यहां पर वर्क कर रहा है, जो इसके ऊपर फोर्स लग रहा है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक है। और हमारा, हम कह सकते हैं कि जो एनर्जी है वो कंजर्व रहेगा। और एनर्जी अगर कंजर्व है तो हम कह सकते हैं कि भैया माइनस ऑफ डेल्टा यू बराबर डेल्टा के। सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी का चेंज, ये अभी डिराइव किया था मैंने। और माइनस डेल्टा यू का मतलब क्या हुआ? उसके कारण, रिंग के कारण पोटेंशियल डेल्टा वी, और रिंग का पोटेंशियल लिखा है तो चार्ज दूसरा होगा कोई, ये याद रखना। और साइन के साथ डालेंगे बराबर डेल्टा के, पूरे सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी का चेंज। शुरू में कितनी काइनेटिक एनर्जी है? हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। बाद में कितनी काइनेटिक एनर्जी है? फाइनली ये रुकना ही है, यहां तक जस्ट इसको पहुंचाना है, बस यहां तक। क्योंकि जस्ट यहां तक पहुंचा तो हल्का सा भी आगे होगा तो फिर तो रिंग का धक्का इसको क्रॉस करा ही देगा, तो उसमें हमें लोड लेने की जरूरत नहीं है। तो के फाइनल हमारा यहां जब पहुंचाना है इसको तो वो 0 हो गया। डेल्टा के क्या लिखा जा सकता है? डेल्टा के लिखा जा सकता है बेटा के फाइनल माइनस के इनिशियल। के फाइनल हमारा कितना बनाना है हमको? 0। के इनिशियल कितना हो जाएगा? तो यहां पर देखें तो ये माइनस है तो माइनस हाफ, और m कितनी वेलोसिटी से फेंका था? वी नॉट स्क्वायर। अब बस सवाल उठा कि भैया डेल्टा वी कैसे लिखेंगे? डेल्टा वी का मतलब क्या हुआ? यहां माइनस साइन लगा हुआ था, माइनस लगा दिया। डेल्टा वी का मतलब फाइनल पॉइंट कौन सा है? यहां पर जब था ये इसका इनिशियल सिचुएशन था, यहां जब पहुंचा ये इसका फाइनल पॉइंट हुआ। तो रिंग का फाइनल, रिंग का पोटेंशियल सेंटर पर कितना होता है? तो डेल्टा वी का मतलब हुआ भैया वी फाइनल माइनस वी इनिशियल सिचुएशन का, और इसमें क्यू मल्टीप्लाई हुआ। इसको अगर मैं आगे सॉल्व करूं फर्दर तो माइनस साइन लगा हुआ है। वी फाइनल, रिंग का पोटेंशियल यहां पर कितना हो जाएगा? के क्यू बाय कैपिटल आर, माइनस रिंग का पोटेंशियल इस यहां पर जिसमें वो क्यू घूम रहा है उन दो पॉइंट्स के बीच, तो कितना हो जाएगा? तो भैया सीधा सीधा लिखा जा सकता है, ये दूरी चाहिए अपने को, ये दूरी चाहिए, कैसे निकल आएगी? देखो ये रिंग है, ये डिस्टेंस r है, ये भी डिस्टेंस r है, ये स्मॉल r कितना हो गया यहां पर? ये स्मॉल r पाइथागोरस लगा दोगे तो √2r हो गई। तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल कितना हो जाएगा? इस पॉइंट पर रिंग के कारण पोटेंशियल हो जाएगा, अगर इसका चार्ज प्लस q है तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल हो जाएगा जो आपका इनिशियल पॉइंट था k q बाय √2r।
तो बस आगे सॉल्व करना है बाबूजी। क्या हो जाएगा, के क्यू बाय रूट ऑफ 2r और मल्टीप्लाई कर दिया इसमें स्मॉल क्यू का, तो ये बन गया माइनस ऑफ डेल्टा यू। और यही चीज बराबर होगी किसके, हमारी माइनस ऑफ हाफ mv0 स्क्वायर के। माइनस से माइनस की कर दी नमस्ते, और चलिए अपने रास्ते और देखेंगे कौन सा आंसर बन रहा है। आगे भी सॉल्व करने की जरूरत अगर लगे तो सॉल्व कीजिए, अदरवाइज देखो अगर यहां ध्यान से तो क्या आ जाएगा, m अपॉन में आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो कौन सा आंसर बन जाएगा, कौन सा आंसर बन जाएगा। चलिए सॉल्व कर लेते हैं एक बार। क्या लिखा हुआ है, के क्यू बाय कैपिटल आर माइनस के क्यू बाय रूट ऑफ 2r इंटू क्यू बराबर हो गया हाफ mv0 स्क्वायर। ठीक, ऑप्शंस एक बार देख लेते हैं कैसे बनाए हैं इन्होंने। ऑप्शंस में हमको दिख रहा है कि भाई 2 आ रहा है और ठीक है, और के क्यू क्यू बाय कॉमन ले लिया है, तो देखो तो वैसे यहाँ पे भी दिख जाएगा। अगर मैं यहाँ से आगे सॉल्व कर दूं फर्दर तो ये 2 मल्टीप्लाई में आएगा, के क्यू बाय आर कॉमन ले लिया, वैसे ऑप्शन पे टिक कर सकते थे, तो 2 के क्यू बाय आर कॉमन ले लिया, m अपॉन में आ गया, ठीक है। इधर कितना बचा, इधर बचा 1 माइनस 1 बाय रूट 2, और ये चीज हो गई है v0 स्क्वायर, तो v0 की वैल्यू चली जाएगी यहां पर इसका अंडर रूट। क्या ऐसा कोई मौजूद है, और नहीं है तो इसके हिसाब से बना लेंगे। क्या देख लेते हैं, ऐसा कोई मौजूद है, 2 के क्यू बाय एम आर, क्यू आर एम आर वही हो गया, और 2 के क्यू 1 माइनस 1 बाय रूट 2, 1 माइनस 1 बाय रूट 2, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। देखिए कितना बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, बिल्कुल आसानी से सॉल्व होने वाला क्वेश्चन, फटाफट से सॉल्व करके खुद से ट्राई करके देखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गौर से एक बार पढ़िए क्वेश्चन को, खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। वीडियो को चाहे तो पॉज कर लीजिए और फिर हम लोग आगे के क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। चलिए तो क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक चार्ज Q है, फिक्स कर दिया इसको यहां पर, ठीक है, ये फिक्स चार्ज है, बहुत अच्छी बात है, फिक्स्ड है। और दूसरा चार्ज +2Q है जिसका मास है m, वो प्रोजेक्ट करता है r डिस्टेंस से, और मिनिमम सेपरेशन पूछ रहा है कि भैया मिनिमम सेपरेशन कितना होगा बिटवीन द टू चार्जेस, और उस समय जहां मिनिमम सेपरेशन है उसकी वेलोसिटी प्रोजेक्टेड वेलोसिटी की 1/√3 टाइम्स हो जाती है। ठीक, तो होगा क्या, एक चीज तो देखो, इसकी सेंट्रल लाइन के अलोंग तो इसको प्रोजेक्ट किया नहीं है इसने, तो भाई थोड़ा सा इस वेक्टर को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। तो इसको अगर मैं इस वेक्टर को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, तो यहां से ये v वेलोसिटी से जो है प्रोजेक्ट किया गया, और किस तरह से प्रोजेक्ट हुआ होगा अगर आप देखो तो रिपल्शन फोर्स क्या करेगा, ये यूं जाने की कोशिश कर रहा है लेकिन रिपल्शन फोर्स यूं धक्का मारेगा, और अगर यूं धक्का मारेगा तो कुछ इस तरह से ऐसे जो है ये चार्ज हमारा यहां से मूव करता हुआ जाएगा। अब कह रहा है मिनिमम सेपरेशन कब होगा, मिनिमम सेपरेशन कब होगा, मिनिमम सेपरेशन जब होगा इसके बीच का वो तब होगा जब इसकी जो भी वेलोसिटी है उस वेलोसिटी के साथ में जो इसकी पोजीशन नहीं बैठ रही हो ये 90 डिग्री पर आ जाए। मतलब भाई यहां पर जैसे ये चला, अब अलग अलग पोजीशंस पर जो इसके पाथ है उस पर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे, तो टेंजेंट ड्रॉ करने पर इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन मिलती चली जाएगी। एक कहीं यहां कुछ एक वेलोसिटी आएगी जो कुछ इस डायरेक्शन में होगी, और वो कितनी बोली है इसने, ये बोली है कि कितनी है v/√3, और इस समय जो ये वेलोसिटी आई है बेटा, इसी समय सेपरेशन क्या होगा, इसका मिनिमम होगा। इसी समय अगर आप देखो तो सेपरेशन इसका क्या होगा, मिनिमम होगा। तो मतलब अगर मैं इस वेलोसिटी से यहां पर
एक ये डिस्टेंस देखूं तो ये इसके ऊपर एक आर परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस आ गई जो इसके साथ 90 डिग्री पर होगी, इसी समय जो है जो इनके बीच का डिस्टेंस होगा वो मिनिमम होगा। तो अब मेरे को ये निकालना है, क्या कर सकते हैं? अगर आप गौर करो तो भाई चार्ज फिक्स है, ये चार्ज फिक्स है, यही चार्ज खाली मूव कर रहा है और फोर्स इसी के ऊपर लग रहा है। तो पूरे सिस्टम पर देखा जाए तो सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस का वर्क है, तो एनर्जी तो कंजर्व कर सकते हैं। मगर एक प्रॉब्लम यह है कि आप एनर्जी कंजर्व करके इक्वेशन लिखोगे तो सॉल्व नहीं होगा, फंस जाएगा, आपको कुछ ना कुछ और दूसरी इक्वेशन भी चाहिए होगी। तो आ जाते हैं कंजर्वेशन पे। लीनियर मोमेंटम कंजर्व कर पाएंगे? फिक्स है, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक सिस्टम पर एक अलग से एडिशनल फोर्स आ रहा है। फिर क्या करें? अब हम आते हैं कि क्या एंगुलर मोमेंटम कंजर्व हो पाएगा। तो आप एक बात देखो, इस चार्ज के कारण इस पर जो फोर्स लग रहा है वो किस तरफ लग रहा है? इस तरफ लग रहा है, ठीक बात है। जब ये यहां होगा तब फोर्स किस तरफ लगेगा? तब जो फोर्स लगेगा बेटा इस तरफ लगेगा। जब ये यहां है तब फोर्स किस तरफ लगेगा? रिपल्शन फोर्स इस तरफ लगेगा। कहने का मतलब ये है कि इस पॉइंट के अबाउट अगर देखा जाए तो ये फोर्स कभी कोई टॉर्क बना ही नहीं रहा है, क्योंकि फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन जो है इस पॉइंट से जा रहा है। तो अगर इस पॉइंट से लाइन ऑफ एक्शन पास कर रही है तो कोई टॉर्क बन नहीं रहा है, और टॉर्क अबाउट फिक्स्ड क्यू जो है हमारा, टॉर्क अबाउट फिक्स्ड क्यू जो है हमारा वो कितना है? 0। और अगर टॉर्क 0 है तो अब मैंने आपको बताया था कि आप एंगुलर मोमेंटम क्या कर सकते हो? कंजर्व कर सकते हो। एंगुलर मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो अगर आप देखो तो हम कह सकते हैं कि एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ इज कंजर्व, और ये लगाने से ही सीधा सीधा क्वेश्चन आपका तुरंत सॉल्व हो जाएगा। तो एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ जो है वो कंजर्व है। एक लाइन में क्वेश्चन सॉल्व होगा, एक लाइन में क्वेश्चन सॉल्व होगा। सर एंगुलर मोमेंटम कैसे निकाले इसके अबाउट? तो आप यहां पर ध्यान दो, अगर आप यहां पर देखो तो भाई वेलोसिटी के अगर मैं दो कंपोनेंट कर लूं, एक कंपोनेंट ये आ गया, ये हो गया हमारा v sin 30, और एक अलोंग द लाइन आ गया ये वाला, वो हो गया v cos 30। तो आप एक बात देखो कि इस, और मास इसका कैपिटल M था, तो इस डायरेक्शन में जो भी मोमेंटम आ रहा है उसकी लाइन ऑफ एक्शन तो यहीं से पास कर रही है, तो कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस मत समझ लीजिएगा इस मोमेंटम के लिए। इस वेलोसिटी की लाइन ऑफ एक्शन यहीं से पास कर रही है, तो कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है। इस कंपोनेंट के कारण कोई एंगुलर मोमेंटम नहीं बन रहा है। सर कंपोनेंट क्यों किए? कंपोनेंट बेटा इसलिए किए हैं क्योंकि एंगुलर मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है। या तो आप आई कैप जे कैप में लिखो, या आप रिजॉल्व करके फिर कंपोनेंट्स में लिख लो। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो इस वाले कंपोनेंट के कारण इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? इस पॉइंट पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस r है, तो एंगुलर मोमेंटम कितना होगा उधर पर? तो वो बन जाएगा m v, और कितनी डिस्टेंस हो गई? v हो गया v sin 30 इंटू r, और ये बराबर होगा जब ये यहां पर पहुंचा। और डायरेक्शन वाइज भी देखो तो r क्रॉस v से निकलेगा, r क्रॉस v बाहर की तरफ आ रहा है, यहां r क्रॉस v बाहर की तरफ आ रहा है, और बाद में कितना एंगुलर मोमेंटम होगा? तो m v हो गया बेटा v बाय रूट 3, और r यही निकालना है अपने को, r परपेंडिकुलर। mv से mv भैया हो गया क्या? कैंसिल आउट, साइन 30 होता है 1/2, r बाय 2 बराबर r परपेंडिकुलर बाय रूट 3। लो भाई हो गया तुरंत, क्या दिक्कत है? कितना आ गया? यहां से सीधे सीधे करेंगे तो ये हो गया रूट 3/2r, ऑप्शन 1। एक लाइन में क्वेश्चन सॉल्व हुआ अगर हमें सही कॉन्सेप्ट पता है तो। एक लाइन में क्वेश्चन सॉल्व हुआ, लेकिन हमें सही से पता होना चाहिए कि यार क्या क्या कंजर्व है, क्या नहीं है, क्या कर सकते हैं। सर क्या एनर्जी इक्वेशन नहीं लगा सकते? लगा सकते हैं। कुछ एक अननोन और दे देता, वी पूछ लेता, तो अब वी अगर पूछ लेता तो फिर मुझे एनर्जी इक्वेशन लगानी पड़ती, क्योंकि यहां से मेरा आर निकल आता और अगली इक्वेशन में एनर्जी से बताता और वहां सब्स्टिट्यूट करता तब निकल पाता। लेकिन सिर्फ अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करूं एनर्जी से तो अननोन फंस जाएगा। ठीक है, चलिए भाई अगले क्वेश्चन पर आते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक, चलो आप इस वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो, और फिर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए भाई तो समझ लेते हैं क्या कह रहा है
कह रहा है बुलेट ऑफ मास m, क्वेश्चन समझेंगे, ठीक है। चार्ज q इज फायर्ड टुवर्ड्स अ सॉलिड यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर ऑफ रेडियस r। हमारे पास बेटा यहां पर r रेडियस का एक सॉलिड जो है वो बोल सकते हैं कि सॉलिड हमारे पास जो है वो एक चार्ज स्फीयर है, और इसको फिल कर देते हैं किसी कलर से, ठीक है, बहुत ज्यादा डार्क हो गया। सॉलिड स्फीयर ले लेते हैं और ठीक, और इस पर चार्ज कितना बोला है इसने, चार्ज बोला है कि भाई क्यू है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसकी रेडियस भी बता दी है इसने, रेडियस कितनी दे दी है भाई, रेडियस बोल दिया है कि भाई साहब रेडियस इसकी है कैपिटल, कहां दिया है रेडियस, कैपिटल आर, ये दे दिया इसका रेडियस, ठीक है, रेडियस जो है इसकी कैपिटल आर रेडियस दे दी है। अब कह रहा है कि अच्छा इसका चार्ज टोटल क्यू है, ठीक है, और एक बुलेट फायर की जाती है इसकी तरफ जिसका भी चार्ज कैपिटल क्यू है और मास m है। इफ इट स्ट्राइक द सरफेस ऑफ स्फीयर विथ स्पीड v, यहां पर जो बुलेट है वो इससे स्ट्राइक करती है कितनी स्पीड से, कितनी स्पीड से आ रही है, बोलता है कि भाई मास m है, चार्ज इसका q है, स्पीड इसकी v है, और सॉलिड स्फीयर है और यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर है, ठीक है, सॉलिड यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर है, ठीक, और कह रहा है इफ इट स्ट्राइक द मिनिमम स्पीड v सो दैट इट कैन प्रिवेंट थ्रू द स्फीयर इज। एक जानकारी जो कंफ्यूजन बन सकता है आपका कि भाई ये कौन सा स्फीयर कंसीडर किया जाए, तो याद रखिए अगर कभी भी सॉलिड स्फीयर बोल दिया है सिंपली तो फिर हम कुछ नहीं दिया है तो नॉन कंडक्टिंग मान के ही चलते हैं, और इसमें हम लिख भी देते हैं कि नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है, ठीक। तो अब ये बुलेट जो है कह रहा है कि इसकी v क्या वेलोसिटी हो जिससे ये इसको पूरा पेनिट्रेट कर जाए, पूरा इसको पेनिट्रेट कर जाए, इसकी क्या इतनी वेलोसिटी होगी। और साथ में हम यहां पर एक पॉइंट और जो इसमें आप कंसीडर कर लीजिए, इसमें एक पॉइंट और कंसीडर कर लीजिए कि मटेरियल का किसी तरह का कोई रेजिस्टेंस जो है वो हम यहां अकाउंट में नहीं ले रहे हैं, उस तरह का किसी मटेरियल का कोई रेजिस्टेंस, फ्रिक्शन, वो सब कोई भी चीज अकाउंट में नहीं ली जा रही है। और फिर इसको हमें सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व होगा, सवाल उठता है कैसे सॉल्व होगा, ठीक। यहां हम ये भी एज्यूम कर रहे हैं, बहुत सारी जानकारी एक्चुअली क्वेश्चन में नहीं लिखी है, लेकिन टाइप ऑफ क्वेश्चन को देख के ये चीजें एज्यूम की जा सकती हैं कि जो स्फीयर है वो भी कहीं मूव नहीं कर रहा है, ये अपनी सरफेस पर फिक्स है। ये सारी बातों को हम एज्यूम कर रहे हैं इस क्वेश्चन को देखते हुए। लिख देता है तो बहुत ही बढ़िया बात है। तो अब भाई बात यह है कि आइडिया क्या है, क्या कह रहा है कि क्या करवाना चाह रहा है। तो आइडिया बिल्कुल बहुत सिंपल है, और देखिए बहुत ब्यूटी इस क्वेश्चन की है। ब्यूटी इस क्वेश्चन की क्या है कि दोनों के चार्जेस पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव चार्जेस हैं, लगातार एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, रिपेल कर रहे होंगे। कहने का मतलब है कि मेरे को इसको क्रॉस कराना है, अगर मेरे को यहां से इससे पार कराना है तो मुझे क्वेश्चन कहां तक के लिए सोचना है, यहां से यहां तक पार कराने के लिए सोचना है। और ये कह रहा है कि ये बिल्कुल मिनिमम उतना बताओ कि बस इतना दे दो इसके बाद पार हो जाएगा। तो मुझे इसको यहां से यहां पार कराने तक के लिए नहीं सोचना है, मुझे तो सिर्फ इतना v देना है कि भाई ये यहां से चल के सेंटर तक पहुंच जाए और सेंटर से हल्का सा इधर हो जाए, सेंटर से हल्का सा इधर हो जाए, क्योंकि बाकी जैसी सेंटर से हल्का सा इधर हुआ, बाकी का रिपल्शन तो खुद ही इसको क्या कर देगा, बाहर निकाल देगा। और मैंने ये बोला कि किसी तरह का मटेरियल का कोई अलग से और कोई रेजिस्टेंस या कुछ वैसा काम नहीं कर रहा है, इसको हम एज्यूम करके चल रहे हैं। तो अल्टीमेटली क्वेश्चन में चाहा क्या रहा है, क्वेश्चन में चाह रहा है कि भाई इस पॉइंट से इस चार्ज को पहुंचा दो इस पॉइंट तक जो इसका सेंटर पॉइंट है। ये हो गया इसका इनिशियल पॉइंट और ये इसका हो गया मान लो फाइनल पॉइंट। तो इस इनिशियल और फाइनल के बीच इसके मूव कराने के लिए इसको कितना एनर्जी रिक्वायर्ड है, इसके लिए इक्वेशन सोचनी है, क्योंकि एनर्जी से सोचोगे तो V आ जाएगा। और सिर्फ सिंपल जो है मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा दीजिए। क्या था, माइनस ऑफ डेल्टा U बराबर डेल्टा K। माइनस ऑफ डेल्टा U का मतलब हो गया माइनस ऑफ डेल्टा V इसका इनटू चार्ज इसका
बराबर डेल्टा के फाइनल माइनस के इनिशियल। फाइनल पर पहुंच के बोल रहे हैं कि जस्ट पहुंच जाए तो 0 माइनस के इनिशियल हाफ mv स्क्वायर। सर डेल्टा v कितना हो जाएगा? तो सॉलिड के लिए अगर आपको नहीं पता है तो आप एक सीधा सीधा आपको एक फार्मूला अगर ये याद है कि सरफेस पर कितना होता है तो v सरफेस पर बता देता हूं भाई कितना होता है। v सरफेस पर होता है के क्यू बाय कैपिटल आर हो जाएगा इसके केस में। और v सेंटर पर कितना होगा भाई? v सेंटर पर कितना होगा? तो वो होगा 3/2 के क्यू बाय कैपिटल आर। अगर सरफेस पर इतना है तो सेंटर पर इतना होगा, ये मानते हुए कि इनफाइनाइट पर पोटेंशियल क्या है? 0। तो यहां से आप फटाफट देख सकते हो v फाइनल लगा दिया हमने माइनस v इनिशियल लगा दिया हमने इनटू क्यू कर दिया बराबर माइनस ऑफ हाफ इसका मास m इसका v स्क्वायर। माइनस से माइनस की हो गई नमस्ते। v फाइनल का मतलब हो गया क्या? यहां का पोटेंशियल हो गया 3/2 के क्यू बाय कैपिटल आर माइनस के क्यू बाय कैपिटल आर इंटू क्यू बराबर हाफ एम वी स्क्वायर। क्या भाई अब यहां सॉल्व नहीं हो पाएगा? 3/2 मतलब 1.5 हो गया, 1.5 में 1 चला गया, 1.5 में 1 चला गया, आधा बचा। कितना बचा? आधा बचा। कितना हो गया ये? 1/2 के क्यू बाय और क्यू क्यू हो गया क्यू स्क्वायर बाय आर हाफ एम वी स्क्वायर। और v निकालना था आपने तो कुछ कटपट रहा है? हाँ कट गया, ये हाफ से हाफ कट गया। क्या आंसर आ रहा है? क्या आंसर आ रहा है? के की वैल्यू डाल देंगे। के की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। कौन सा आंसर आ जाएगा? अगर आप देखो तो m आ गया अपॉन में, ठीक है। स्मॉल m लिया था मैंने, कैपिटल ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। m आ गया स्मॉल में, q स्क्वायर का रूट करेंगे तो ऑप्शन नंबर आ गया आपका 3rd। अरे यार ये इसके आगे तो सॉल्व कर लोगे ना भाई। के की वैल्यू डाली 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, m अपॉन में आ गया, रूट लोगे, q स्क्वायर है, रूट के बाहर गया, q आ गया, 3rd ऑप्शन। देख रहे हैं? ऐसा ही एक क्वेश्चन, इसी कॉन्सेप्ट पर एक क्वेश्चन आपको असाइनमेंट पर डालेंगे, ठीक। कहां से उठा रहे हैं क्वेश्चन वो भी बताता हूं। और वो पहले जेई मेंस में भी, एमयू एंट्रेंस एग्जाम में भी पूछा जा चुका है, मगर उन्होंने पूछा ग्रेविटेशन पर ये क्वेश्चन। ग्रेविटेशन में एनसीईआरटी में एग्जाम्पल में एक बहुत शानदार क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2 प्लैनेट्स के बीच में से एक ऑब्जेक्ट को फेंका जाता है और कहता है मिनिमम वेलोसिटी बताओ ताकि दूसरे प्लैनेट तक वो पहुंच जाए। आइडिया यही है कि उस जगह तक पहुंचा दो जहां इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, क्योंकि उसके बाद का तो जो अट्रैक्शन है वो उसको अट्रैक्ट कर लेगा। इसी तरह का क्वेश्चन चार्ज पे भी बनाया जा सकता है। इसमें भी आइडिया वही था कि हमने यहां तक पहुंचा दिया जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, क्योंकि इसके आगे जाते ही फिर से रिपल्शन लगना शुरू हो जाएगा और वही रिपल्शन हमें अलग से कोई एनर्जी देने की जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रोस्टैटिक की एनर्जी ही उसको धक्का देके जो है पार करवा देगी। तो ऐसा एक क्वेश्चन मैं आपको असाइनमेंट में दूंगा। ये क्वेश्चन नहीं होगा, आइडिया यही होगा कि पूरा नहीं पार कराना है, यहां तक खाली पहुंचाना है। उसमें भी यही है, आपको ये देखना कहां तक इसको पहुंचाना है। चलिए, अगर आपको अच्छा लगा क्वेश्चन तो बिल्कुल बताइएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं और पढ़िए इस क्वेश्चन को और देखिए ये सारे क्वेश्चंस आपकी जो दिमाग की अंडरस्टैंडिंग है, दिमाग की जो नसें हैं उसको भाई खोल देंगी, ठीक है। सोचने समझने की क्षमता जो आपकी खत्म हो चुकी है वो जागृत हो जाएगी। तो पढ़िए, ट्राई कीजिए और क्वेश्चन खुद से जरूर सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। चलो भाई, क्या कह रहा है पढ़ लीजिए। 1 मिनट का हम पॉज करेंगे, आप पॉज कर लीजिए। 2 मिनट 3 मिनट में अगर क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो आप वीडियो देखिए फिर से कि कैसे कर रहे हैं इसको। हिंट कर देता हूं, एनर्जी कंजर्वेशन से ही हो जाएगा क्वेश्चन, बस थोड़ा दिमाग लगाना होगा। चलिए, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक इलेक्ट्रिकली चार्ज ड्रॉप ऑफ मर्करी फॉल फ्रॉम एल्टीट्यूड, मतलब हाइट होता है h से ड्रॉप होती है मर्करी की और इलेक्ट्रिकली चार्ज है। एक स्फेरिकल मेटल में मेटल वेसल है ऑफ रेडियस r, इन द अपर पार्ट ऑफ विच देयर इज ए स्मॉल ओपनिंग। यहां बहुत छोटी सी ओपनिंग कर दी है इसने और कह रहा है वहां से जो है वो मर्करी जो है वो मर्करी इसके अंदर जाती जा रही है और कह रहा है कि मास ऑफ ईच मर्करी इज m है, चार्ज मर्करी के ऊपर q है। व्हाट इज द नंबर ऑफ
एन ऑफ लास्ट ड्रॉप जो इसमें आ सकती है। अब होगा क्या ये समझो, मरकरी आई, उसके छेद से घुसकर अंदर स्फीयर में चली गई, मेटल का स्फीयर है, मरकरी भी मेटेलिक प्रॉपर्टी रख रही है, चार्ज तुरंत ट्रांसफर कर देगी, चार्ज बार बार लगातार पहुंचता चला जाएगा कहां पर, सरफेस के स्फीयर की सरफेस पे, आउटर सरफेस पर इकट्ठा होता जाएगा, इकट्ठा होता जाएगा, इकट्ठा होता जाएगा। कब आगे जो है कब तक ये चाहता जाएगा, या तो जब तक भर जाए, या फिर चार्ज का जो रिपल्शन है वो इतना हो जाए कि अगली जो ड्रॉप आए वो बस टिप पर, यहां टॉप पर बस बनी रहे, अंदर ना घुस पाए। कहने का मतलब कि हम ये कहें कि भैया n ड्रॉप्स जो हैं आ सकती थी, n की n ड्रॉप्स इसमें पूरे में आ गई, और जब n की n पूरी की ड्रॉप्स आ गई इसके अंदर, तो ये इसके ऊपर ले आई चार्ज, इस स्फीयर के ऊपर कितना, nq का। अब जैसे ही nq का चार्ज आ गया, देखिए कितना ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, जैसे ही nq का चार्ज आ गया, इसने अपने चारों तरफ फील्ड बना दिया, और इसने जब अपने चारों तरफ फील्ड बना दिया, तो अगली जो n+1th वाली जो ड्रॉप थी, वो जब ड्रॉप हुई, हमें तो उस तक की बात करनी कि जब और कोई नहीं आ पाएगा, n की n आ गई, तो ये ड्रॉप हुई, ये यहां पे आई, वेलोसिटी लेके आ रही थी, खट 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 घुसने की कोशिश करती है, लेकिन इसके रिपल्शन इतना स्ट्रांग हो चुका था कि जो भी इसकी वेलोसिटी थी वो आते 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 फाइनली यहां इसकी वेलोसिटी कर दी इसने कितनी, 0। बेटा बोला ना तो अब तेरी वेलोसिटी होगी और ना अब तू अंदर घुस सकता है, और यहां से जाके खट से समझ लो निकल गया, क्योंकि घुसने के लिए थोड़ा बहुत कुछ उसको वेलोसिटी तो चाहिए थी। तो ये कंडीशन सोचते हुए, ये आइडिया लगाते हुए हमें इसकी इक्वेशन बनानी है। तो हमने कहा NQ चार्ज आ चुका है, अब इसके बाद और फर्दर चार्ज नहीं आ सकता, क्योंकि इतना स्ट्रांग फील्ड हो चुका है कि ग्रेविटी के कारण जो है वेलोसिटी गेन भी कर रहा है, वो वेलोसिटी भी गेन जो एनर्जी की है, वो एनर्जी भी इसके रिपल्शन से बैलेंस हो जा रही है। अब उसके पास एनर्जी बची नहीं रही है। तो सिचुएशन क्या है, यहां पर शुरुआत में भी वेलोसिटी इसके पास 0 थी, चार्ज इसके पास Q था, जो n+1 वाली ड्रॉप आ रही है, और यहां पर पहुंचने पर भी इसकी वेलोसिटी क्या हो जा रही है, 0। और इसको लेके अगर हम इक्वेशन बनाएं तो देखते हैं कि क्या इक्वेशन बनेगी। एनर्जी कंजर्वेशन को ही यूज कर सकते हैं बड़े आराम से, -(डेल्टा U बराबर डेल्टा K। अगर आप देखो शुरू में भी काइनेटिक 0, इस कंडीशन में बाद में भी काइनेटिक 0, डेल्टा K तो हो गया 0। डेल्टा U में बेटा 2 डेल्टा U है सर, 2 डेल्टा U का मतलब एक ग्रेविटेशन वाला भी है और एक आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक भी है, क्योंकि ग्रेविटी भी है इसमें, तो एक ग्रेविटेशन और एक कौन सा, इलेक्ट्रो, ठीक है, इलेक्ट्रो पोटेंशियल, इलेक्ट्रो की। तो हम कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ कौन कौन से डेल्टा U है, डेल्टा U है हमारे डेल्टा U ऑफ ग्रेविटी वाला प्लस डेल्टा U ऑफ इलेक्ट्रो वाला बराबर हो गया 0। यहां से कह सकते हैं कि डेल्टा U चेंज इन पोटेंशियल जो ग्रेविटी के कारण आई है वो बराबर हो गया, माइनस साइन इधर चला गया, माइनस ऑफ डेल्टा ऑफ UE, इलेक्ट्रो वाली जो पोटेंशियल एनर्जी का चेंज हुआ है। ग्रेविटी का पोटेंशियल एनर्जी का चेंज कितना हुआ है, तो आप पहले तो ये देखो बढ़ी है कि घटी है, आप सीधे सीधे देख सकते हो। नीचे आया है तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हुई है, पहले पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा थी, बाद में पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हुई है। कितना चेंज हुआ है, तो भाई जितनी ये डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस कितनी है, तो अगर इस डिस्टेंस को हम देख लें तो ये कितनी है, ये है h माइनस, क्योंकि रेडियस r है तो ये हो जाएगी h-2r। तो पोटेंशियल एनर्जी लॉस हुई है ग्रेविटेशन वाली, तो माइनस में लिख सकते हैं, तो यहां लिखेंगे माइनस। इसका ध्यान रखना, लॉस हुआ है इसलिए डेल्टा U को हम माइनस में लिख रहे हैं, हमने स्टार्टिंग में भी आपको बोला था। तो ये हो गया माइनस ऑफ mg कितना, h-2r बराबर हो गया बेटा माइनस ऑफ डेल्टा UE, इलेक्ट्रोस्टैटिक वाली पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी, तो डेल्टा V दैट इज V फाइनल, जो इसने फील्ड बनाया उसके कारण पोटेंशियल, माइनस V इनिशियल इनटू जो भी चार्ज मूव किया है, कौन सा चार्ज मूव किया है, स्मॉल q। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया। यहां से अब हम फर्दर देखें तो इक्वेशन बन गई हमारी बेटा कितनी, mg h-2r बराबर V फाइनल कितना हुआ, V फाइनल का मतलब कौन सा पॉइंट है, यहां पर फाइनल वाला है
और ये हमारा इनिशियल वाला है। तो यहां पोटेंशियल जस्ट सरफेस पर कितना हो जाएगा इस NQ चार्ज के कारण, तो वो लिख सकते हैं K NQ बाय कैपिटल R माइनस, ठीक, इस पॉइंट पर कितना पोटेंशियल हो जाएगा इस पॉइंट पर, तो यहां से यहां तक की दूरी सेंटर से नापी जाती है पोटेंशियल लिखते समय दूरी, तो यहां से यहां तक की दूरी होगी कितनी बेटा, H माइनस R, क्योंकि ये इतनी रेडियस R है तो ये H माइनस R, तो कितना पोटेंशियल हो जाएगा, ये पोटेंशियल हो जाएगा K NQ अपॉन में H माइनस R। सॉल्व करना है बस, अब इसको यहां से n की वैल्यू निकालनी है, तो आप बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं। K NQ कॉमन ले लिया, अंदर बचा 1 अपॉन R माइनस 1 अपॉन H माइनस R। एलसीएम ले लो, K NQ कॉमन लिया हुआ है, एलसीएम लेंगे तो इधर हो गया H माइनस R, ठीक, इधर गया ये माइनस ऑफ R, करेक्ट है, और देन हो गया हमारा अपॉन R H माइनस R। एक बार कैलकुलेशन देख लेते हैं, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं कर दी हमने, इधर गया H माइनस R और इधर गया माइनस, ठीक है, और ये हो गया कितना mg बेटा H माइनस 2R, ठीक, सॉल्व हो चुका है। H माइनस 2R, ये भी H माइनस 2R, ये पूरा का पूरा पार्ट हो गया कैंसिल आउट। यहां से देखें तो ये कितना हो जाएगा mg R H माइनस R क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, बराबर हो गया K NQ, तो n बराबर हो जाएगा ये अपॉन में आ गया कितना K Q, एंड दिस इज योर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इतनी ड्रॉप्स जो हैं वो बड़े आराम से अंदर तक चली जाती, इसके फर्दर की जो ड्रॉप है वो रिपल्शन फोर्स के कारण अंदर एंटर नहीं कर पाएंगी, या जस्ट सरफेस तक ही पहुंचकर वहां से ही निकल गई। आप ये समझ लो कि उसके अंदर पेनिट्रेट करने के लिए कुछ तो वेलोसिटी चाहिए थी। तो ये जो है हमारा एक रिजल्ट निकल कर आ गया। आई होप कि आप ये क्वेश्चन समझ पाए होंगे और इसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझना ज्यादा जरूरी है, अदरवाइज हमने लगाई तो एनर्जी की इक्वेशन ही है और कुछ भी नहीं किया है। चलिए भाई बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और थोड़ा सा जो है और कॉन्सेप्चुअल हैवी है थोड़ा सा क्वेश्चन ये, ठीक है, लेकिन देखिए वही बात है कि नीट एग्जाम में सर पूछा जा सकता है, बिल्कुल पूछा जा सकता है। अगर कोई एक या दो तीन क्वेश्चन टफ साइड रखने हैं तो अच्छे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, उसी क्रम में ये क्वेश्चन भी आ सकता है, और कोर कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, कोर कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है, कैसे थोड़ी चीजें चेंज हुई हैं उसको देखते हैं, बाकी बेसिक कॉन्सेप्ट तो सेम ही है। आप एक बार क्वेश्चन पढ़िए और सोचिए समझिए कि कैसे क्वेश्चन होगा, चाहे तो वीडियो को पॉज कर लीजिए अपने क्वेश्चंस को पढ़ने के लिए। तो भाई यहां पर अगर आप देखो तो 2 पॉइंट चार्जेस हैं, हम करते हैं इसको, ठीक है, अगर आपने वीडियो पॉज कर लिया है देखा है, और मैं एक्सप्लेन करता हूं आपको। ये कह रहा है कि भाई सेम साइन है Q1 एंड Q2 एंड हैव मासेस M1 एंड M2, ठीक है, ये सारी डिटेल दे रहा है। दे लाई ऑन सेम स्ट्रेट लाइन इनिशियली फार अपार्ट, ठीक है, मतलब कि इनके बीच का जो सेपरेशन है, इसका मास है Q1, चार्ज Q1 है, मास है M1, और यहां से फार अपार्ट जो वर्ड बोल दिया ना इसने ये वाला, इसका मतलब बीच का सेपरेशन जो है वो इनफाइनाइट मान सकते हैं हम लोग, ठीक, और ये यहां पर M2 मास है और चार्ज सेम साइन का ही है Q2 है। अब कह रहा है कि ये प्रोजेक्ट किए गए एक दूसरे की तरफ, ठीक है, क्या बोला, चार्ज Q1 इज प्रोजेक्टेड डायरेक्टली टुवर्ड्स Q2, Q1 को प्रोजेक्ट किया डायरेक्टली टुवर्ड्स Q2 विथ स्पीड U, ठीक है, U स्पीड से प्रोजेक्ट किया, वाइल Q2 इनिशियली एट रेस्ट, Q2 इनिशियली जो है वो रेस्ट पर है, मतलब इसकी वेलोसिटी 0 है, इसको वेलोसिटी दे दी U कि जा भाई तू इसकी तरफ, कोई अलग से एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, कोई ग्रेविटी कुछ भी नहीं है। K कूलम कांस्टेंट मतलब वही 1/4πε0 है, उसको कह रहा है, ठीक है, कह रहा मिनिमम सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस इज, मिनिमम सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस इज, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत प्यारे कॉन्सेप्ट लग रहे हैं, बहुत प्यारा जो है सीन बन रहा है इसमें। मोदी जी कहते हैं ना वाह क्या सीन है, वही हो रहा है, वाह क्या सीन है भैया। ये रेस्ट पर था और शुरुआत में इनफाइनाइट मतलब फार अपार्ट का मतलब इनफाइनाइट सेपरेशन, इस शब्द से मुझे पता चल गया कि इनफाइनाइट सेपरेशन है,
ये शब्द ही बता दे रहा है। और ये भी मूव कर रहा होगा क्योंकि फिक्स नहीं है, ये भी मूव कर रहा है। तो मुझे एक जो मेरे दिमाग में पहले बेस एक बैठ रहा है, वो क्या क्या बैठ रहा है कि यार क्या क्या हो सकता है। एनर्जी तो कंजर्व रहेगी क्योंकि कोई अदर से अलग से नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस हो या प्रेजेंट भी हो लेकिन वर्क ना हो तो एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं। तो यहां तो प्रेजेंट भी नहीं है तो एनर्जी तो हमारी कंजर्व हो जाएगी। ये क्वेश्चन से तो मुझे एक राहत ये मिल रही है कि हाँ यार ये तो हो जाएगा, एनर्जी कंजर्व हो जाएगी। और क्या हो सकता है, एनर्जी कंजर्वेशन से खाली क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। एक्सपीरियंस जब आपको आएगा तो आपको पहले ही पता चल जाएगा कि सिर्फ उससे सॉल्व नहीं होने वाला क्योंकि अननोन ज्यादा हो रहे हैं। फिर बात करें और क्या हो सकता है, सारा काम एक ही लाइन पे चल रहा है तो एंगुलर मोमेंटम वाली कोई बात तो आने वाली है नहीं। तो एक बचा लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। क्या वो कंजर्व होगा? उसके लिए मैंने आपको कंडीशन क्या बताई थी कि लीनियर मोमेंटम कंजर्व होने के लिए सिस्टम पर नेट फोर्स नहीं आना चाहिए। और क्या इसमें आ रहा है नेट फोर्स? अगर देखो आप तो आप ध्यान से देखो, ठीक है। आई होप कि अब तक आप ये चीजें समझ गए होंगे। ये इसको इधर रिपल कर रहा होगा, ये इसको बराबर फोर्स से इधर रिपल कर रहा होगा। दोनों एक दूसरे के लिए एक दूसरे को कैंसिल आउट करके नेट फोर्स तो जीरो ही बना रहे होंगे। सिंगल सिंगल बॉडी के पास है मगर नेट नहीं है। तो इसका मतलब कि ये है कि मुझे एक आइडिया ये लग रहा है, आप देख रहे हैं ना क्वेश्चन सॉल्व कैसे कर रहे हैं। आप ये सीखिए कि मुझे कैसे पता चल रहा है कि क्वेश्चन कैसे कैसे सॉल्व होगा। तो मुझे एक आइडिया ये लग रहा है कि भाई मैकेनिकल एनर्जी तो यार कंजर्व है। एक बात तो समझ में आती है कि एनर्जी जो है, मैकेनिकल एनर्जी की बात कर रहे हैं, कंजर्व है, ठीक। और क्या कर सकते हैं, लीनियर मोमेंटम भी क्या है, कंजर्व है। लीनियर मोमेंटम भी कंजर्व है। तो मुझे लगता है कि इन दो बातों से मेरा काम तो चल जाएगा। अब एक तीसरी बात और है कि ये चीजें तो समझ में आ गई कि यही दो इक्वेशन लगानी है, लेकिन इनकी इक्वेशन लिखना भी आना चाहिए, वो भी तमीज हो। और दूसरा एक बात ये समझना है कि ये मिनिमम सेपरेशन कब होगा यार। आप एक देखो चीज सोचो, ये रेस्ट पर था, ये यहां इनफाइनाइट सेपरेशन पर थे, अब फार अपार्ट थे, मतलब एक दूसरे को कोई ज्यादा फोर्स लग नहीं रहा था। और ये खिसका और ये दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं। अब ये तो वेलोसिटी लेके आया हुआ है, बिल्कुल खतरनाक तरीके से जा रहा है इसकी तरफ। ये खिसका जैसे इसके पास पहुंचने की कोशिश कर रहा होगा, ये भी भग दिया होगा रिपल्शन के कारण। अब हो क्या रहा होगा कि इसने तो स्पीड पकड़ना शुरू कर दी होगी जैसे जैसे पास आ रहा है, और ये इसको भी रिपेल कर रहा होगा तो इसकी स्पीड को लगातार क्या कर रहा होगा, इस वाले चार्ज की स्पीड को धीमे कर रहा होगा। तो अब आप एक सोचो मिनिमम सेपरेशन कब होगा, जब तक ये इसकी तरफ ज्यादा स्पीड से जा रहा होगा इसके कंपैरिजन में, तब तक बीच का सेपरेशन क्या होता रहेगा, कम होता रहेगा। जैसे ये चल रहा है 1 से, ये चल रहा है 3 मीटर पर सेकेंड से, तो सेपरेशन बीच का घटेगा ना। लेकिन इसकी जो 3 की वैल्यू है ये लगातार क्या हो रही है, कम हो रही है। क्यों? ये इसको रिपेल कर रहा है दूसरी तरफ, और इसकी जो एक स्पीड है वो इसके रिपल्शन के कारण लगातार क्या हो रही है, बढ़ रही है। लेकिन जब तक ये ज्यादा स्पीड से इसकी तरफ चल रहा होगा, अप्रोच कर रहा होगा, तब तक सेपरेशन क्या होगा, कम होता रहेगा। कब तक? ये कंडीशन कब है, एक समय ऐसा आएगा जब दोनों की स्पीड क्या होगी, बराबर होगी। ये कम होते 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 किसी एक वैल्यू पर पहुंचेगा, ये बढ़ते 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 किसी एक वैल्यू पर पहुंचेगा, और दोनों की स्पीड क्या होगी, बराबर होगी। और इस अगले ही इंस्टेंट के बाद इसकी स्पीड कम होना शुरू हो जाएगी और इसकी स्पीड बढ़ना शुरू हो जाएगी, और फिर से सेपरेशन बढ़ने लग जाएगा। तो मिनिमम सेपरेशन की कंडीशन पर क्या होगा, एट मिनिमम सेपरेशन स्पीड ऑफ बोथ चार्जेस विल बी सेम। बेटा अगर ये तुमको चमक गया ना, अगर ये तुमको चमक गया है तो मुझे कमेंट में बता देना चमक गया सर, चमक गया सर लिख देना, मैं समझ जाऊंगा कि तुमको चमक गया भाई। ये चीज अगर तुमको चमक गई है ना भाई, अगर ये तुमको चमक गया है तो लिख देना भाई सर चमका, चमक गया चमक गया चमक गया भाई साहब, समझ गए हो। या फिर वो वाली
क्या वो कौन सी वो स्पार्क वाली इमोजी होती है ना, वो डाल देना, समझ जाएंगे कि भैया तुम्हारा बल्ब जल गया है। जलने वाला जल नहीं गया, जलने वाला जल गया है। तो भाई दो कंडीशंस हैं, एक मिनिमम सेपरेशन पे दोनों की चार्जेस सेम होंगी, एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे, लीनियर मोमेंटम कंजर्व करेंगे, और चलिए बनाते हैं सिचुएशन। ये जो है पहली शुरुआत की सिचुएशन है, ये इनिशियल है, इनिशियल फाइनल मैंने आपको पहले ही बोला यार, ये पहचानना सीख लो। और फाइनल सिचुएशन पर क्या यहां बना देते हैं, ठीक, यहां बना देते हैं दोनों के बीच में। फाइनल सिचुएशन में क्या होगा, फाइनल सिचुएशन में ये भैया चल रहा होगा Q1 वाला जो है, M1 वाला जो है किसी VC कॉमन वेलोसिटी VC, और ये भाई भी जो है उस समय किसी M2 मास वाला जो भाई है अपना Q2 चार्ज वाला है, ये भी चल रहा होगा किस वेलोसिटी से, VC वेलोसिटी से चल रहा होगा। और मिनिमम सेपरेशन उस समय का जो रहा होगा वो रहा होगा R मिनिमम। अब बस इस इनिशियल और इस फाइनल पे एनर्जी कंजर्वेशन और लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा देते हैं। ठीक, कहां से कर दे, यहां पे कर दे। ठीक, तो फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, फ्रॉम लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, फ्रॉम लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, बेटा कैसे कैसे हो जाएगा। ठीक, शुरुआत का मोमेंटम देखेंगे, खाली इसके पास ही है, इस दिशा में है, साइन का ध्यान रखेंगे, m1u पॉजिटिव का है, इसके पास कोई मोमेंटम है नहीं, छोड़ देते हैं। इसके बाद में आते हैं तो क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा m1 प्लस m2 इंटू VC। सर ये कैसे लिख दिया, अरे m1 VC प्लस m2 VC, m1 प्लस m2 कॉमन ले लिया, तो ये कॉमन वेलोसिटी यहां पे निकल कर आ गई। तो एक इक्वेशन तो बेटा मेरी ये हो गई, और दूसरी इक्वेशन कहां से बनाएंगे, फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन में आपको डेल्टा यू से भी लिख सकते हो, पोटेंशियल से लिख सकते हो, लेकिन अगर पॉइंट चार्जेस का है तो हमें सीधे उनका यू पता रहता है, फार्मूला में पता है कि Q1 Q2 बाय R, हम उसको सीधे लगा सकते हैं। तो हमने कहा कि भाई क्या लगा दिया, पहले का पोटेंशियल एनर्जी कितना है, इनफाइनाइट सेपरेशन पर है, तो U इनिशियल प्लस K इनिशियल बराबर U फाइनल प्लस K फाइनल। शुरुआत का पोटेंशियल एनर्जी कितना है, शुरुआत का पोटेंशियल एनर्जी, इसको थोड़ा सा जो है ऊपर शिफ्ट कर देते हैं, ठीक, और इस वाले पार्ट को उठा के ठीक है। तो बराबर हो गया U फाइनल प्लस K फाइनल। U इनिशियल कितना हो गया, लार्ज सेपरेशन था, जीरो कर दिया। K इनिशियल कितना हो गया, इसके पास खाली काइनेटिक एनर्जी है हाफ m1 U स्क्वायर, ठीक, और U फाइनल कितना हो गया बेटा, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इनकी कितनी बन जाएगी, तो K Q1 Q2, K Q1 Q2 बाय R मिनिमम, बाय R मिनिमम, और प्लस काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, तो दोनों की लिखेंगे, इसकी भी और इसकी भी, तो मैं डायरेक्ट लिख दूं तो कह सकते हैं हाफ m1 प्लस m2 इंटू VC का स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर होगी बेटा 2। अब आपके लिए ये काम है यार, ये तुम खुद करो, दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके मुझे आंसर बताना इस क्वेश्चन का क्या आ रहा है। जिनके आंसर सही होगा बिल्कुल मैं उस पर जो है थम्स अप डालूंगा कि आपका आंसर सही है, ठीक है। तो आप इसका सही आंसर बताना मुझे कि कौन सा आंसर करेक्ट आ रहा है इन चारों ऑप्शंस में, ये आप सॉल्व करके बताना। देखते हैं तुम्हारी कैलकुलेशन कैसी है, क्या तुम इन इक्वेशंस को सॉल्व करना भी जानते हो कि सिर्फ बस कॉन्सेप्ट ही सीख रहे हो, कैलकुलेशन करना नहीं आता है। चलिए भाई इसको सॉल्व करेंगे, कैलकुलेट करके मेरे को आंसर बताओगे कौन सा आंसर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 6 का, ठीक। चलो भाई आपके आंसर का जो है इंतजार रहेगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है कि ए पार्टिकल ऑफ मास m, चार्ज q, कहां है मास m, चार्ज q इज फास्टर
वन एंड ऑन द स्ट्रिंग यहां से जुड़ा हुआ है, ठीक है, अदर एंड इज फिक्स टू द पॉइंट O, ठीक है, द होल सिस्टम लाई ऑन फ्रिक्शनलेस हॉरिजेंटल प्लेन, हॉरिजेंटल प्लेन पर लाई कर रहा है, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है, हॉरिजेंटल प्लेन पर बेटा क्या कर रहा है, ये लाई कर रहा है, बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इनिशियली द मास इज एट रेस्ट एट A, यहां पर ये रेस्ट पर था, यहां पर एक रेस्ट पर था। अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स स्विच ऑन, देन स्पीड पूछ रहा है और टेंशन पूछ रहा है, और मल्टीपल आंसर हो सकते हैं इस क्वेश्चन के, एक बार देख लेता हूं, हाँ जी हो सकते हैं, क्योंकि दोनों बातें पूछ ली हैं तो अपन चेक कर लेंगे। आप एक बात बताऊं आपको, अगर आपको सिंपल पेंडुलम वाले क्वेश्चन जो ग्रेविटी वाले होते थे अगर वो समझ में आते हैं तो इसमें और उसमें कोई अंतर है नहीं। अगर आप इफेक्टिव ग्रेविटी या फॉल्स ग्रेविटी या सूडो ग्रेविटी जैसी चीज भी समझ पाते हो, सर ये क्या होता है, सुनना, ठीक, आप एक चीज सुनो, एक बात बताओ, आपको ग्रेविटी इधर ही है ये कैसे पता चल रहा है? आप इधर ग्रेविटी फील क्यों नहीं कर रहे हो? क्योंकि आपको पुल इस दिशा, जिस दिशा में आपको पुल लग रहा होता उसी दिशा में आप ग्रेविटी फील कर रहे हो। कहने का मतलब यह है कि जब पेंडुलम का केस होता था तो ग्रेविटी का पुल इस तरफ था, और वो ग्रेविटी का फोर्स कितना था, वो ग्रेविटी का फोर्स mg था। यही mg को हमने जब ma के बराबर कर दिया तो एक्सेलरेशन वाली चीज हमने मान ली g है, और कहा g एक्सेलरेशन नीचे की तरफ लग रहा है, और अगर यहां से इसको किसी ने छोड़ा तो यहां से जब पेंडुलम को छोड़ा जाएगा तो आपको समझ में आता है ये इस तरफ आएगा, क्योंकि ग्रेविटी नीचे की तरफ है, ग्रेविटी नीचे की तरफ है। अगर ग्रेविटी इस तरफ कर दी जाती तो, इधर हो जाती तो क्या होता? अगर आपको ये सोचने में दिक्कत हो तो आप ग्रेविटी जिधर भी की है उसको घुमा के, जैसी आप समझते हो नीचे की तरफ, कॉपी को घुमा के उस तरफ कर दो। कहने का मतलब कि मैंने कहा कि भैया अगर ग्रेविटी इस तरफ होती तो क्या होता, और मेरे को ऐसे यहां पर एक फिक्स पॉइंट पे ये लगा के दे देता और कहता अभी क्या होगा इस केस में, और किसी ने कहा कि सर हम समझ नहीं पा रहे कि ग्रेविटी अगर इधर होगी तो क्या होता। तो अगर आप नहीं भी समझ पाओ तो एक काम आप क्या कर सकते हो, आप पता क्या कर सकते हो, आप इसको पकड़ के घुमा दो, ठीक है, इसको थोड़ा हम, ग्रेविटी सीधी नीचे की तरफ है ना, तो ग्रेविटी मेरी सीधी नीचे की तरफ मैंने ये बना दी, ठीक। तो अब इस केस में क्या होता, इस केस में क्या होता, क्या इस केस में ये और ये एक सी चीज नहीं आ गई? इस क्वेश्चन में भी देखो तो आइडिया बिल्कुल वही है। सर क्या आइडिया है? आपके पास यहां पर, यहां से 60 डिग्री पर, यहां से 60 डिग्री पर एक पेंडुलम है जिस पर चार्ज Q है, मास इसका m है, और आपने साहब इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रखा है इस दिशा में, इस दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रखा है, कितनी वैल्यू का, सब E वैल्यू का लगा रखा है, और ये इस पॉइंट पर हिंज है। आप अगर गौर करो तो ये वाली चीज जो है और वो वाली चीज एक सी ही बनी हुई है, बस घुमाने की देर है। इफेक्टिव ग्रेविटी इस पर इस तरफ लग रही है। सर कैसे? इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स कितना लग रहा होगा, इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स देखो कितना लग रहा होगा, इस पर फोर्स लगेगा इस दिशा में, फील्ड की डायरेक्शन में कितना फोर्स लगेगा, फोर्स जो एक्ट करेगा दैट इज QE। और फिर से वही मैं काम करूं, F हमारा हुआ QE और इसको बराबर कर लिया MA के, तो जो एक्सेलरेशन बना वो कितना बन गया, QE बाय M। तो जहां जैसे यहां पर जो G था वैसे यहां एक्सेलरेशन QE बाय M हुआ है।
बाकी पूरा फंडा वैसे ही है। तो अगर आप इसको सॉल्व कर सकते हो कि ये जब यहां आएगा तो कितनी वेलोसिटी होगी, तो इसको भी सॉल्व कर सकते हो। ग्रेविटी ही एक तरीके से तुम्हारी क्या हो गई है, QE बाय M के बराबर होगी। हम चलो इसको कह दें अपनी सुविधा के लिए कि G डैश मेरा ये है, और आपको फिर भी दिक्कत हो तो उठा के इसी डायग्राम को क्या करो, इसी डायग्राम को आप तो ऐसे उठा के नहीं घुमा सकते हो, आप अपनी कॉपी घुमा लो, चक्कर ही खत्म। आप अपनी उठाओ कॉपी कॉपी को क्या कर सकते हो, आप अपनी कॉपी को घुमा लो, कॉपी को घुमा लो, और घुमाते ही आप समझ जाओगे कि भैया क्या करना है। तो अल्टीमेटली ये चीज यहां से जाएगी, वेलोसिटी गेन करेगी, और यहां इस तरफ इसकी ये v वेलोसिटी होगी। इस केस में देखें तो ये चीज यहां से ऐसे जाएगी, यूं जाएगी, और यहां पहुंचकर इसकी v वेलोसिटी ये होगी। और सर ये कैसे सॉल्व हो सकता है, तो आप एक बात देखो, पेंडुलम में कैसे करते थे, पोटेंशियल एनर्जी ही तो कन्वर्ट हुई है काइनेटिक एनर्जी में। वही फंडा यहां पर भी है, वही फंडा यहां पर भी है। सर कितना है, अगर मैंने g की वैल्यू मान ली G डैश है, तो ये कितना होगा, तो ये लंबाई कितनी है सर, ये L लंबाई L है, ये एंगल कितना है, ये एंगल अपने को 60 डिग्री दिया हुआ है। लेंथ देख लेते हैं एक बार क्या दी हुई है, लेंथ L दी हुई है, 60 डिग्री का एंगल दे दिया है। तो सर ये हाइट कितनी होगी, ये हाइट कितनी होगी, ये हाइट हो जाएगी कितनी, ये हाइट हो जाएगी m, ये हाइट h हो जाएगी, और h कितनी हो जाएगी, h की बात कर लो तो ये इस ट्रायंगल में अगर आप देखो, इस ट्रायंगल में अगर आप देखो तो ये वाली लंबाई कितनी होगी बेटा, ये वाली अगर आप लंबाई देखोगे, ये बेस है, ये हाइपोटेनस है, ये L cos 60 हो जाएगी। L cos 60 का मतलब कितना हो गया, √3L/2 हो गया, नहीं cos 60 1/2 होता है ना, तो ये कितना हो गया, ये बेटा हो गया कितना आपका L/2। तो अब अगर ये आपका L/2 हो गया तो H कितना बचा होगा, H देख लो, तो H कितना हो गया होगा, पूरा L था तो H भी कितना हो गया होगा, L/2 हो गया होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी में कितना लॉस हुआ, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। आप चाहें तो वो डेल्टा यू वाला भी लगा के कर सकते हो, रेफरेंस मानना पड़ेगा आपको। लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर गेन इन काइनेटिक एनर्जी। लॉस कितना हुआ, लॉस कितना हुआ, काइनेमेटिक्स में तो ये इस तरह के डायनेमिक्स में क्वेश्चंस किए होंगे ना, तो ये कितना हो गया, ये हो गया G डैश जो मान रखा है, और H कितना हो गया, H हो गया L/2, और कितना काइनेटिक एनर्जी का गेन हो गया भैया, ये हो गया हाफ mv²। G डैश की जगह क्या आ गया सर, m के n से कैंसिल आउट कर दे, 2 से कैंसिल आउट कर दे, G डैश की जगह क्या डाल दू, G डैश की जगह जो एक्सेलरेशन है दैट इज QE बाय m इंटू L बराबर v²। तो v की वैल्यू साहब कितनी हो गई, v की वैल्यू हो गई √QE L/m। चलो चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन बन रहा है, √QE L/m, ये ऑप्शन तो बन रहा है, लेकिन देख लेते हैं कि मल्टीपल आंसर्स हो सकते हैं इस क्वेश्चन के हो। टेंशन कह रहा है कि टेंशन कितना होगा एट बी, कितना होगा, और कहां कह रहा है टेंशन एट बी, सिंगल चॉइस ही है, टेंशन एट बी जो है वो 0 है। चलिए देख लेते हैं। इस केस में अगर आप देखो तो इस पॉइंट पर टेंशन कितना होगा और इस पॉइंट पर टेंशन कितना होगा, तो यहां सीधे T बराबर mg नहीं लगा सकते हो कि काइनेटिक एनर्जी भी है, वेलोसिटी है इसके पास, सर्कुलर मोशन के कॉन्सेप्ट लगेंगे। ऑल्दो वहां पर ऑप्शन नहीं है, लेकिन मैं आपको फिर भी बता देता हूं, यहां पर जब ये था और ये यहां पर ये है, तो यहां पर वेलोसिटी 0 अगर है तो टेंशन T कितना होगा, T ये रहा, mg डैश इधर मान लिया हमने, ठीक है, इफेक्टिव ग्रेविटी वाली जैसी चीज मान ली, इधर ये 60 डिग्री हो गया क्योंकि ये एंगल यहाँ 60 डिग्री है, यहाँ 60 डिग्री है, mg का कंपोनेंट इधर आ जाएगा, कितना हो जाएगा mg cos 60, और अगर मैं इधर इक्वेशन लगाऊं क्योंकि इसके मोशन की टेंडेंसी है इस तरफ, तो सीधे बैलेंस नहीं कर सकते हो, इधर की तरफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आएगा दैट इज mv²/r, लेकिन क्योंकि v 0 है तो ये टर्म हो गया 0। तो t बराबर इस पॉइंट पर, ये पॉइंट क्या नाम था इस पॉइंट का, इस पॉइंट का नाम है a, तो इस a पॉइंट पर एट a t इक्वल्स टू हो गया mg cos 60, दैट इज mg/2, ये टेंशन हो गया एट a पर। एट b अगर बात कर ले हम, टेंशन कितना होगा एट b, तो जब ये यहां से घूमता हुआ आया, इसने v वेलोसिटी गेन कर ली, इधर इस पर लग रहा होगा mg, इधर लग रहा होगा टेंशन ta, और
क्योंकि सर्कुलर मोशन में है तो नेट फोर्स इस तरफ आ रहा होगा कितने का, mv स्क्वायर बाय आर, आर जो कि रेडियस इसकी एल हो गई। तो एट बी टेंशन क्या बन जाएगा, दैट इज TA माइनस mg बराबर mv स्क्वायर बाय एल, और v जो आपने पीछे निकाला है तो वहां से आप निकाल सकते हैं टेंशन एट A दैट इज mg प्लस mv स्क्वायर बाय एल, g की जगह यही g डैश डाल दिया। इसको फर्दर आगे चाहे तो आप सॉल्व कर सकते हैं। m g डैश कितना था हमारा, QE बाय m प्लस m v स्क्वायर की वैल्यू अगर हम देखें इस वाले एक्सप्रेशन से तो इट विल बिकम QE L बाय m, QE L बाय m, m से m कैंसिल, m से m कैंसिल, तो और 1 अपॉन L था तो ये L से L कैंसिल, तो टेंशन एट A जो है दैट विल बिकम ट्वाइस ऑफ QE। तो चेक कर लेते हैं कि क्या यहां पर कोई ऑप्शन मौजूद है इस तरह का। तो टेंशन एट B जो है वो बोला हुआ है इसने जो कि QE है, गलत है। टेंशन एट B पर पूछा, अच्छा B पर पूछा है तो B पर टेंशन QE गलत है। टेंशन एट B जो है 0, ये भी गलत है। टेंशन एट B हम लोगों ने निकाला, मैंने उल्टे पॉइंट ले लिए एक्चुअली, ये शायद नहीं, ठीक है यही B पॉइंट बनाया हुआ है, यहाँ थोड़ा गलत लिख दिया मैंने, ये B पॉइंट है तो इसको मुझे टेंशन एट B करना है, ये भी मेरा B पॉइंट है तो इट इज ऑल्सो टेंशन एट B ही लिखा हुआ है। तो टेंशन एट B हमारा कितना आ गया है, ये B पॉइंट था, हम लोग B के लिए सॉल्व कर रहे थे, कंफ्यूज मत होइएगा, ये ट्वाइस ऑफ QE निकल कर आ गया है। ठीक, बहुत सारे बच्चे गलती कर सकते हैं, टेंशन A को सीधे mg डैश के बराबर कर दिया और g डैश की जगह QE बाय m कर दिया। नहीं, क्यों नहीं हुआ ये, इसलिए नहीं हुआ क्योंकि सर्कुलर मोशन में है तो नेट एक सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर की तरफ जा रहा होगा, उससे ही इक्वेशन बनेगी। इक्विलिब्रियम पर नहीं है, इस पॉइंट पर आप सीधे फोर्सेस बैलेंस नहीं कर सकते हो। ठीक, चलिए भाई बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। शानदार क्वेश्चन है ये अगला क्वेश्चन जो है, और कुछ ऐसे पॉइंट्स जो आपके हैं वो इस क्वेश्चन में क्लियर होंगे, इसलिए बड़े ध्यान से करेंगे। क्वेश्चन एक बार पढ़िए, सेल्फ एनर्जी के कॉन्सेप्ट लगेंगे, ये मैं एक बार आपको हिंट कर देता हूं। 1 मिनट के लिए आप 2 मिनट के लिए पॉज करके आप क्वेश्चन अच्छे से पढ़ सकते हैं, और अगर आप सॉल्व कर सकते हैं तो आप पहले सॉल्व कीजिए, ताकि जब मैं सॉल्व कराऊं तो आप मिस्टेक पकड़ पाओ कि यार ये गलती थी आप जो यहां कर गए, क्योंकि यहां कुछ चूकने वाली चीजें हैं जिसमें आप चूक सकते हैं। चलिए तो भाई अब शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक, अपना ये स्पेशल लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है इस सेशन का। देखते हैं क्या क्या चीजें इसमें कही गई हैं। कह रहा है पॉइंट चार्ज Q इज आइसोलेटेड एट सेंटर O एंड ए स्फेरिकल अनचार्ज कंडक्टिंग लेयर प्रोवाइडेड विथ स्मॉल ऑरिफिस, ऑरिफिस का मतलब एक छोटा सा छेद बना हुआ है। द इनसाइड एंड आउटसाइड रेडियस ऑफ द लेयर आर इक्वल टू A एंड B। ठीक है, हमारे पास यहां पर एक स्फेयर है और बेसिकली 2 लेयर में टूटा हुआ है, एक ये है और एक और है हमारे पास। इनर रेडियस जो है, ये कह रहा है भाई इनर रेडियस जो है वो इनर रेडियस आपकी है कितनी, इनर रेडियस जो है वो है A और आउटर रेडियस है B। इनर रेडियस है इसकी A, आउटर रेडियस है इसकी B, और बेटा बोल रहा है कि what amount of work has to be performed to slowly transfer the charge Q from point O, this is your point O, through the orifice, यहां पर जो भी ओपनिंग छोटी सी बनी हुई है, इसको यहां पर एक चार्ज रख दिया है इसने Q, स्मॉल Q दिया हुआ है, स्मॉल Q चार्ज रख दिया है, और इससे इसको बाहर निकाल के इनफाइनाइट तक ले जाने में कितना कह रहा है कि वर्क करना पड़ेगा, व्हाट अमाउंट ऑफ वर्क इसको करना पड़ेगा, ये पूछ रहा है कि जो है बताइए। और कंडक्टिंग लेयर्स हैं ये इसने क्वेश्चन में दे दिया है, और सर इन पे चार्ज है, नहीं इन पे कोई चार्ज नहीं दिया है। तो अब आप एक बात सोचो, गलतियां कहां कहां होती हैं इसमें ना, बहुत सारे ट्रैप हैं फंसने वाले। एक गलती यहां पर ये होती है कि जब सर यहां चार्ज ही कहीं नहीं है तो इसको कहीं भी लेके जाओ, वर्क डन कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि कोई और अलग से फील्ड वील्ड तो बना नहीं है।
तो फिर प्रॉब्लम क्या है, सीधे सीधे वर्क डन 0 हो गया। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि कंडक्टिंग है। अब जब ये कंडक्टिंग है तो इसके यहां आते ही ये इंड्यूस होगा, ये इंड्यूस होगा और ये अंदर वाली सरफेस पर चार्ज बना लेगा कितने का बेटा, ये अंदर वाली सरफेस पर बना लेगा माइनस के क्यू का इंड्यूस होकर। अब क्योंकि इस पे नेट चार्ज 0 था, पहले था नहीं, तो इसकी आउटर सरफेस पर चार्ज कितने आ जाएगा, अब इसकी आउटर सरफेस पर चार्ज आ जाएगा कितने का बेटा, इसकी आउटर सरफेस पर चार्ज आ जाएगा प्लस क्यू का। ये बिल्कुल बोनस क्वेश्चन है, आप मान के चलिए नीट में ऐसा क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चला जा रहा है कि आ नहीं सकता, आ सकता है। तो फिर बोल रहा है या इसके कुछ कॉन्सेप्ट पे कुछ बात पे कुछ चीज पूछ लेगा। तो अब ये देखो, ये चार्जेस हमारे पास आ गए, इसका मतलब कि अब हमारे पास सिस्टम में काफी सारा चार्ज मौजूद है, काफी सारा फील्ड मौजूद है, उसके अगेंस्ट में जा के सब काम होगा। अब क्या होगा उतना अपने को टेंशन नहीं लेना, हमें इतना तो पता है कि यहां मैकेनिकल एनर्जी हमारी क्या रहने वाली है, कंजर्व रहने वाली है। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दे, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लेकिन अब थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि जैसे ही ये यहां से निकलकर इनफाइनाइट पर जाएगा, जो भी यहां इंड्यूस इसने किया था, या बाहर निकलने पर भी जो इसके चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करके इंड्यूस करता, वो सब प्रभाव खत्म हो जाएंगे जैसे ये यहां से इनफाइनाइट तक जाएगा। और इसके यहां रहने पर ये परफॉर्म हुए हैं, तो कहीं ना कहीं वो एनर्जी भी एक आई है जो यहां चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आया इसके कारण, और उस एनर्जी को इस स्फीयर की बोलते हैं कौन सी एनर्जी, सेल्फ एनर्जी। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में जहां चार्जेस के डिस्ट्रीब्यूशन पर फर्क पड़ रहा है, पीछे के किसी क्वेश्चन में ऐसा क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमने जो चार्जेस लिए थे वो सारे के सारे पॉइंट चार्जेस लिए थे, और पॉइंट चार्जेस इंड्यूस नहीं होते हैं। ये यहां इंड्यूस होगा, ये यहां इंड्यूस होगा, तो ये अपना चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो यहां इसने जनरेट क्रिएट किया है, उसको होने में भी तो वर्क हुआ है, उस वर्क को भी तो देखना पड़ेगा, उसके कारण भी तो एक एनर्जी आई है। जैसे पोटेंशियल एनर्जी किसी वर्क के करने से आ रही है, तो उस एनर्जी को भी तो ध्यान में देखना पड़ेगा कि शुरू में थी और बाद में खत्म। तो अब आपको अगर सॉल्व करना है, तो अब आपको पोटेंशियल एनर्जी देखते समय जो ये चार्जेस डेवलप हुए हैं, उसका जो अमाउंट ऑफ वर्क हुआ है, जिसको कि बोल रहे हैं सेल्फ एनर्जी, वो भी देखने पड़ेगी। और भैया सेल्फ एनर्जी सॉलिड मतलब कंडक्टिंग स्फीयर की होती कितनी है, तो सेल्फ एनर्जी ऑफ कंडक्टिंग स्फीयर कितनी होती है, ऑफ कंडक्टिंग स्फीयर वो होती है kq²/2r। चाहे पॉजिटिव चार्ज हो बेटा, चाहे निगेटिव चार्ज हो, ये प्लस में ही आएगी, क्योंकि क्यू स्क्वायर करके अगर आप साइन के साथ भी रखोगे तो क्यू स्क्वायर करोगे तो प्लस ही हो जाएगा, और आर उसकी रेडियस हो गई। नॉन कंडक्टिंग के लिए अलग होती है, फिलहाल ये जो मैंने बताई आपको कंडक्टिंग स्फीयर के लिए बताई है, और आर उसकी रेडियस हो गई। तो अब अगर मैं बात करूं एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसको बहुत स्लोली लेके गए हैं, तो कभी भी काइनेटिक एनर्जी सिस्टम में आई ही नहीं है, मतलब सिर्फ सिस्टम में टोटल पोटेंशियल एनर्जी में ही चेंज हुआ है। तो हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि भाई टोटल एनर्जी कंजर्व है, मतलब यू इनिशियल प्लस के इनिशियल बराबर यू फाइनल प्लस के फाइनल। के फाइनल भी 0 है, स्लोली लेके गया है, के इनिशियल भी 0 है, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की सेम रहने वाली है। और फाइनली जब ये इनफाइनाइट पर हो गया है, कोई चार्ज बचा नहीं है, कुछ बचा नहीं, तो ओवरऑल फाइनल पोटेंशियल एनर्जी 0 है। तो इसका मतलब जो भी शुरुआती पोटेंशियल एनर्जी थी, अगर उसको आप टोटल 0 कर दोगे, तो आपको जो भी इक्वेशन चाहिए, जो भी चीज चाहिए, क्या पूछा है, अमाउंट ऑफ वर्क पूछा है, अमाउंट ऑफ वर्क कितना करना पड़ेगा इस चीज को लाने के लिए, उसको आप यहां से इजीली क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। कितना वर्क डन करना पड़ा, तो वर्क डन की बात कर रहा है ना, तो वर्क डन की बात कर रहा है, तो वर्क डन तो कितना हो जाएगा, जितना भी माइनस ऑफ डेल्टा यू हुआ, तो वर्क डन जो कहा है इसने अमाउंट ऑफ वर्क डन, तो ये बराबर करके इस तरह से नहीं करना होगा, वर्क डन जो हो जाएगा वो हो जाएगा कितना, वर्क डन ऑफ कंजर्वेटिव हो जाता है माइनस ऑफ डेल्टा यू, वर्क डन बाय एजेंट है तो वो हो जाएगा आपका मिनिमम वर्क ऑफ एजेंट, दैट इज डेल्टा यू। तो हमें डेल्टा यू में इंटरेस्ट है, दैट इज यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। और यू फाइनल कितना है अपना, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम में कुछ बची नहीं है, तो 0 है, तो अपने को वही कैलकुलेट करना है कि यू इनिशियल की वैल्यू क्या आ रही है, कितनी थी पोटेंशियल एनर्जी।
अब यहां यही देखना है कि कहां कहां ये एनर्जी है, कौन कौन सी एनर्जी होगी। देखिए समझिएगा, इस क्यू चार्ज की एक इंट्रैक्शन होगी इस माइनस क्यू के साथ, एक वो बनेगा। इस क्यू चार्ज की एक इस क्यू चार्ज के साथ इंट्रैक्शन होगी, एक वो एनर्जी बनेगी। काउंट करते रहना, 2। एक इस माइनस क्यू और इस प्लस क्यू के बीच का एक इंट्रैक्शन होगा, कितनी हो गई, 3। और इसकी सेल्फ एनर्जी हो गई 4, इसकी सेल्फ एनर्जी हो गई 5। क्या बात समझ पाए? 5 तरह की एनर्जी है जो हमें ध्यान रखनी है। कोई भी एक मिस कर दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। फिर से बता देता हूं, इसकी इसके बीच का एक इंट्रैक्शन होगा, दो चार्जेस के बीच का, एक वो, इसके इसके बीच का होगा, एक वो, इनका इनका आपस में होगा, इनका इनका आपस में होगा 3। और क्योंकि ये चार्ज भी बिल्ड हुए हैं यहां पर आके, तो इसकी सेल्फ एनर्जी 4 और इसकी सेल्फ एनर्जी 5। तो 5 एनर्जी लिखनी है और वर्क डन बाय एजेंट हमारा निकलकर आ जाएगा। कितना कितना करते जाए, चलिए भाई लिखते हैं। ठीक है, लिखते हैं इसको, क्या क्या होता चला जाएगा। तो इसमें अगर मैं बात करूं तो हमारे पास पहले कौन सा लिख लेते हैं, ये क्यू चार्ज है, इसके ऊपर है कौन सा चार्ज, माइनस क्यू, इसके आउटर वाले साइड पे पड़ा हुआ है प्लस क्यू, इनर रेडियस है ए, आउटर रेडियस है बी। इनके बीच की एनर्जी का क्या बन जाएगा, इन दोनों के बीच के इंट्रैक्शन का जो बन जाएगा, दैट इज के क्यू, माइनस क्यू है तो माइनस आ गया बाय ए। ध्यान से देखना, इसके और इसके बीच का कितना हो जाएगा, दोनों प्लस है, के क्यू स्क्वायर, बीच का डिस्टेंस हो गया बी। ठीक, 2 हो गए। तीसरा कौन सा आएगा, तीसरा आ जाएगा साहब इसके और इसके बीच का, इसके और इसके बीच का सब कितना हो जाएगा, इसके सेंटर से देखा जाएगा यहां तक का, तो ये कितना हो गया, के माइनस में आ जाएगा, क्यों, क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है, तो हो गया माइनस के क्यू स्क्वायर बाय, इसके सेंटर से इसका देखा जाएगा, दैट इज बी। और कौन सा बच्चा, इसकी सेल्फ एनर्जी, सेल्फ एनर्जी कितनी हो जाएगी, प्लस के क्यू स्क्वायर बाय 2a। और साहब इसकी सेल्फ एनर्जी बाहर वाले की, दैट इज के क्यू स्क्वायर बाय 2b। और ये टोटल इसकी जो है वो इनिशियल जितनी एनर्जी सिस्टम के पास थी, ये वो एनर्जी आ गई। अब यही u इनिशियल हो गया, तो वर्क डन जो है वो वर्क डन बाय एजेंट जो है दैट विल बी योर माइनस ऑफ u इनिशियल बैठ रहा है हमारा, इसी को लगा के ये u इनिशियल हो गया, इसी का जो है आप निकाल के माइनस कर देंगे तो आपका रिजल्ट निकल कर आ जाएगा। बड़े आराम से सॉल्व किया जा सकता है। देख लेते हैं कि कहीं कोई वैल्यू कट रही है, कुछ हो रहा है, तो एक बार ये के क्यू स्क्वायर बाई बी से के क्यू स्क्वायर बाई बी जो है वो कैंसिल आउट हो गया, और कुछ कट रहा है, और कुछ कट रहा है, देख लेते हैं बचा कितना, यहां पर ये लगा दिया माइनस। ठीक है, तो ये माइनस माइनस हो गया प्लस, दैट विल बिकम के क्यू स्क्वायर बाय ए। ठीक, वो हो गया माइनस के क्यू स्क्वायर बाय 2a माइनस के क्यू स्क्वायर बाय 2b। तो बड़े प्यार से सॉल्व किया जा सकता है। के क्यू स्क्वायर हमने पूरे से कॉमन ले लिया, अंदर बचा 1/a माइनस 1/2a माइनस 1/2b। तो ये हमारा जो है वर्क डन बाय एजेंट इस केस के लिए निकल कर आ गया। फर्दर इसको चाहे तो आप सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज जो है यहाँ पर ये चीज निकल कर आ गई। बस यहाँ समझने वाली बात ये थी कि अगर इस तरह की आपको एनर्जी लिखनी हो जाए तो आपको इस क्वेश्चन से तरीका पता चल जाए कि शेल की एनर्जी कैसे लिखते हैं, सेल्फ एनर्जी कैसे लिखते हैं, आपस में इंटरेक्शन एनर्जी कैसे लिखते हैं। इस क्वेश्चन में ये सारे टाइप जो है एक ही क्वेश्चन में सारे कवर हो गए। तो फिलहाल बेटा इस टॉपिक के लिए इतना ही। आपको इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस कराए हैं उन पर बेस्ड या और इस तरह के जो भी क्वेश्चंस हैं वो आपको असाइनमेंट में मिल जाएंगे। जल्द ही मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।